आइए दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेफ्रिजरेशन। व्हाट इज रेफ्रिजरेशन? आपके सिलेबस में रेफ्रिजरेशन टॉपिक है, तो देखते हैं क्या होता है रेफ्रिजरेशन। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं क्या है डेफिनेशन, किताबी परिभाषा देखते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग, ये एक प्रोसेस है मेंटेन करने का। किस चीज को मेंटेन करने का? एक स्पेस, यानी कि ये एक प्रोसेस है जो मेंटेन करता है, एक स्पेस को बनाए रखता है। किस पे? एट ए लो टेम्परेचर, यानी किसी स्पेस को, किसी जगह को, किसी वस्तु को एक लो टेम्परेचर पर, कम तापमान पर बनाए रखना। देन, और किससे कम? सराउंडिंग। और सराउंडिंग क्या होता है? जो आपका एटमॉस्फेयर है, जो आपका वातावरण। जैसे मैं हूं तो मेरे लिए मेरा शरीर क्या है? एक बॉडी है। और मेरे शरीर के बाहर, ठीक है, मेरे शरीर के बाहर मतलब चाहे डस्टर है, चाहे रूम है, ठीक है, आपके, और चाहे गांव है, शहर है, पूरी दुनिया, मेरे लिए सब क्या है? सराउंडिंग। यानी जिस चीज की आप बात कर रहे होते हैं वो आपका सिस्टम होता है, और उसके बाहर की कोई भी चीज ले लो तो वो क्या है? मेरे लिए सराउंडिंग है। तो देखिए क्या है, ये कह रहा है इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ए स्पेस, यानी किसी जगह को, किसी एरिया को कम टेम्परेचर पर बनाए रखना। और किससे कम बनाए रखना? सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम बनाए रखना। ये कहलाता है रेफ्रिजरेशन। तो आपके घरों में जो फ्रिज यूज होती है उसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेटर, यानी कि जो डिवाइस कम टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है उसको कहते हैं रेफ्रिजरेटर। तो ये समझ में आई होगी आपको, रेफ्रिजरेटर होता है, ठीक है, यानी कि आपके घरों में जो फ्रिज यूज हो रही है उसी की बात की जा रही है यहां पे। चलिए अब देखते हैं कैसे करता है। ठीक, तो एक चीज समझो, जैसे आप घर से बाहर से क्या कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाते हो, आलू सब्जी वगैरह, आलू टमाटर वगैरह लाते हो, तो उसको लाके फ्रिज में रख देते हो ताकि वो ठंडे हो जाए, खराब ना हो, यानी कम टेम्परेचर पर बने रहे। ठीक है, गर्मियों के दिनों में ऐसा करते हैं हम लोग, ठीक है, ज्यादातर। तो देखिए क्या है, मान लिया घर से बाहर वातावरण, गर्मियों के दिनों की बात कर रहे हैं, घर से बाहर फ्रिज वगैरह की जरूरत गर्मियों में ज्यादा पड़ती है। तो घर से बाहर एटमॉस्फेयर, जो वातावरण है, उसका टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये किसका टेम्परेचर है? एटमॉस्फेयर का। ठीक है, ये किसका टेम्परेचर है? एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से ये आपने आलू लाके यहाँ रख दिया है ना, आलू कॉमन सब्जी है, चलो आलू ले लेते हैं। तो आपने आलू यहाँ पे रखा, कितने पे? फ्रिज के अंदर लाके रखा। जैसे ही फ्रिज के अंदर लाके रखा तो भाई इसका टेम्परेचर कितना था? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने देखा होगा कि भाई चीजें ठंडी होती हैं, यानी कि इस 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आलू से जब हीट बाहर जाएगी, उष्मा बाहर जाएगी, तभी तो ठंडा होगा। ठीक है भाई, आपको ठंडी कब लगती है? आपके सामने बर्फ रखा, आपने बर्फ को छुआ तो आप कहोगे ठंडा है। ठंडा क्यों लगा? क्योंकि आपके शरीर से उष्मा कहाँ गई? बर्फ को ट्रांसफर हो गई, या बर्फ ने आपके शरीर से उष्मा खींच ली, एब्जॉर्ब कर ली, इसलिए आपको ठंडक लगती है। सूरज में खड़े हो जाए गर्मियों के दिनों में, ठीक है, तो सूरज आपको गर्मी देता है, हीट देता है, तब तो गर्मी लगती है ना आपको। ठीक है, तो यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड की बॉडी थी, उसको फ्रिज में लाके रखा, वो ठंडी हुई। ठंडी हुई मतलब उससे उष्मा बाहर गई। अब उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो चुका है, मान लिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, यानी सराउंडिंग का, वातावरण का टेम्परेचर कितना था? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। उससे क्या हुई? हीट बाहर गई, तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया। भाई धीरे धीरे करके आ गया, एकदम से तो नहीं आ जाएगा, कहने से, है ना। तो अब देखो ये वस्तु 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, उसके बाद भी ये ठंडी होती है। ठीक है भाई, फ्रिज है, कितना टेम्परेचर बना के रखता है? नॉर्मल बात करें तो भाई 5 डिग्री सेंटीग्रेड या -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी चला जाता है। ठीक है, तो इसको और ठंडा करेंगे, यानी ये देखो 30 डिग्री सेंटीग्रेड की जो वस्तु है उसको और ठंडा किया जाएगा। कहाँ? फ्रिज में ही और ठंडी हो रही है वस्तु, तो यानी हीट उससे कहाँ जा रही है? बाहर। ठीक है, यानी जो वस्तु आपने रखी थी उसकी हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, सोखी जा रही है। ठीक है, तो ये और ठंडा होगा। मान लिया थोड़ी देर में कहाँ गया? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद थोड़ी देर मान लिया कहाँ गया? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे धीरे धीरे प्रोसेस। तो यानी कि इनसे हीट क्या जा रही है? बाहर। इनकी हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, सोखी जा रही है, तभी तो ये ठंडा हो रहा है। अब देखो, जब हमने स्टार्टिंग में लाके रखी थी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, उससे हीट कम हुई। अब जब ये वस्तु 30 डिग्री पर पहुंच चुकी है, थोड़ी देर बाद आपने आधे घंटे बाद फ्रिज खोल के देखी तो छू के देखा तो आपको ये ठंडी लगी, यानी कि 40 से कम हो गई। कितनी हो गई? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो, वातावरण का टेम्परेचर है 40, वस्तु पहुंच चुकी थी 30 पे फ्रिज में रखने के बाद, अब उसके बाद भी ये 20 पे पहुंच रही, यानी कि जो वस्तु पहले से ही ठंडी थी उसको और ठंडा किया जा रहा है, यानी उससे हीट रिमूव की जा रही है, हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, हीट रिजेक्ट की जा रही है इस वस्तु के द्वारा। यानी ठंडी चीज को और ठंडा कर रहे हैं, और ठंडी चीज को और ठंडा कर रहे हैं। मतलब कि आपके सामने ऐसे समझो, आपके सामने क्या रखा है? ठंडा ठंडा पानी रखा है। ठीक है, आपने उसको छू के देखा, आपको ठंडा लगा। अब मैं कह रहा हूं उससे और हीट निकालो, पानी से हीट निकालोगे, उसको ठंडा करोगे तो क्या? वो बर्फ में जम जाएगा। यानी ठंडी चीज को और ठंडा करना है, यानी जो वस्तु एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे पहुंच चुकी हैं उनको और ठंडा करना है। अब भाई ये तो उल्टी बात हो गई। हमने आज तक क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि जो हीट फ्लो होती है, कोई भी हीट फ्लो होती है, उष्मा का प्रवाह होता है, वो कैसे होता है?
हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यानी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ होता है। लेकिन यहां हमें क्या करना है, यहां हमें जो वस्तु ठंडी है उसको और ठंडा करना है, ठीक है। यानी लोअर टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर से जो लोअर टेम्परेचर पे है उसको और लोअर पे लेके जाना, ठीक है, और एटमॉस्फेयर जो लोअर पे है उसको और लोअर पे लेके जाना है। तो ये काम हमें करना है। और हमें क्या कराना है, यानी कहने का मतलब ये हुआ, हमें क्या कराना है, जो वस्तु ठंडी है उसको और ठंडा करना है। यानी कि भाई गर्म वस्तु उधर रखी है, ठंडी वस्तु यहां रखी है, और तुम कह रहे हो ठंडी वाली को और ठंडा करो, ठीक है। तो आप तो ये जानते हैं गर्म वाली से हीट फ्लो करती है ठंडी की तरफ, ठंडी वाली से गर्म वाली की तरफ हीट थोड़ी फ्लो करेगी, ठीक है। तो ये आप सिंपल सी चीज समझिए, जो चीज गर्म होती है, दो वस्तुएं, एक गर्म है और एक ठंडी है, ठीक है। तो जो गर्म रहेगी, गर्म से ठंडी की तरफ हीट फ्लो होगी, ठीक है। यानी गर्म वाली वस्तु अपनी हीट, अपनी उष्मा ठंडी वाली वस्तु को प्रदान करेगा। ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। प्रकृति में ऐसा ही होता है, नेचर में ऐसी ही चीजें होती हैं, ऐसे ही एक्टिविटी हेल्ड होती है। आप समझो, हमें कराना है उल्टा काम, ठंडी चीज को और ठंडा करना है, जो लो टेम्परेचर है, कम तापमान पर है, उसको और भी ठंडा करना है। तो यानी हम नेचर के विरुद्ध जाएंगे, प्रकृति के विरुद्ध जाना पड़ेगा, खिलाफ काम करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, आइए अब चलते हैं इस डायग्राम पे, ठीक। तो इससे पहले स्टूडेंट आप लोग क्या कर चुके हैं, हीट इंजन वाला डायग्राम देख चुके हैं, हीट इंजन वाला फोटो पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने इंजन पढ़ा है उनको थोड़ा आसानी से जल्दी समझ में आ जाएगा। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हो और उन्हें हीट इंजन वाली क्लास हमारी नहीं की हो, तो वो वीडियो में जाके हीट इंजन वाली क्लास पहले अटेंड कर लें, फिर इसको समझने की थोड़ा कोशिश करें डायग्राम को। तो देखिए क्या है, TL लोअर टेम्परेचर, यानी आपने क्या किया, जो वस्तु है, टमाटर है, आलू है, जो भी है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, वो यहाँ पे लाके रख दी, ठीक है। इस पे मैं लिख देता हूँ क्या, आलू, ठीक है। इस पे क्या लिख देता हूँ, आलू, ये लो पोटैटो, ठीक है। ये आपने पोटैटो लाके रखा, ठीक। मान लिया भाई बाजार से आप पोटैटो लेके आए, कितना था, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। अब इसको हमें ठंडा करना है। ये पोटैटो जो था 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, गर्मियों के दिनों में शाम को लेके आए हैं हम, ठीक है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब इसको ठंडा करना है भाई, इसको ठंडा करना है तो इससे हीट बाहर निकलनी चाहिए ना, इसकी उष्मा बाहर जाए तब तो ठंडा होगा, ठीक है। तो मेरा शरीर अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और मैं चाहता हूं मुझे गर्मी कम लगे, जा क्या करता हूं, नहाता हूं, तो तब मुझे क्या लगता है, आराम मिलता है, ठंडा लगता है ना, ठंडा लगता है, मेरे शरीर की उष्मा बाहर जाती है। तो ऐसी इस आलू से उष्मा बाहर जाएगी, जो कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उससे उष्मा बाहर जाएगी, तब तो ठंडा लगेगा। तो मान लिया कितनी उष्मा बाहर जा रही है, Q2। कितनी उष्मा बाहर जा रही है, Q2। कब जाएगी भाई, देखो जब इस पोटैटो के संपर्क में कोई ठंडी चीज रखोगे तब तो जाएगी। तो आप क्या करते हो, आलू सब्जी वगैरह लाके फ्रीजर में ऊपर भर दिए, नीचे भर देते हैं, ठीक है। तो आपने फ्रीज में रख देते हो, और फ्रीज का माहौल कैसा रहता है, वो रहता है ठंडा। तो यानी कि आलू ठंडी एरिया के संपर्क में आ रहा है, ठंडी वायु के संपर्क में आ रहा है, तब तो वो ठंडा हो रहा है। तो यानी कि इस आलू से अभी बात करेंगे कि भाई कौन चीज संपर्क में आती है, तो उसकी भी बात करेंगे, बस वीडियो आप देखते रहिए। तो देखिए क्या है, इससे जब हीट बाहर निकलेगी, तो मान लिया कितनी हीट बाहर निकल रही है, Q2। कितनी हीट बाहर निकली, Q2 हीट बाहर निकली। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, Q2 अमाउंट, अब इसको भी मान लेते हैं यार कुछ, है ना, मान लिया कितनी, 60 किलोवाट, ठीक है। ये किलो जूल मान लें, ये जो रेट हो जाएगा, है ना, 60 किलो जूल हीट बाहर निकली, ठीक है। तो भाई इसको 60 किलो जूल उष्मा इससे बाहर निकल गई, तो इसको ठंडा महसूस होगा। तो ये बेचारा क्या होगा, और कम तापमान पर पहुंच जाएगा। ये क्या करेगा भाई, 25 पे या हो सकता है 20 पे या 5 पे पहुंचने की कोशिश करेगा, तब तो पहुंचेगा ये, ठीक है। तो इससे Q2 हीट बाहर निकली कितनी, 60 किलो जूल। उसके बाद क्या होगा, अब देखिए ये कम टेम्परेचर की उष्मा, और ये क्या है, हाई टेम्परेचर। तो इसे कम टेम्परेचर पे जो हीट है उसको हाई टेम्परेचर पे भेजना है। यानी आपके शरीर से जो हीट बाहर निकली, हमें उसको कहाँ देना, 40 डिग्री 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो एटमॉस्फेयर उसको देना है। यार उसके, वो तो वैसे ही गर्म है, वो क्यों हीट लेगा आपसे, है ना, वो तो उल्टा और आपको फ्लो कराएगा। यही हमें करना है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जब कोई प्रोसेस नेचुरली नहीं होता है तो हमको उसको फोर्सफुली करना होता है। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि हमने हीट एब्जॉर्ब की, ठंडी वस्तु से हीट एब्जॉर्ब की 60 किलो जूल। अब इस हीट को यहाँ भेजना है हाइयर टेम्परेचर। तो यार ये तो लो टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये मान लिया कितना है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भाई हीट यहाँ से यहाँ क्यों फ्लो करेगी, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट क्यों फ्लो करेगी, नेचुरल तो नहीं करेगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, ठीक है। तो इस मशीन पे, इस पे क्या करना पड़ेगा, हमको वर्क डन करना पड़ेगा। ये जो हीट निकली है, उष्मा निकली है, इस पे क्या करना पड़ेगा, वर्क, जबरदस्ती फोर्सफुली इसको करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके हीट फ्लो करेगी। अब ये फोर्सफुली कैसे होता है, तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखिए, ठीक। एग्जाम्पल क्या है, सपोज करो भाई आप क्या हो, ऐसा समझो, सर्दियों के दिनों की बात करूं अगर मैं, तो सर्दियों के दिनों में आपने क्या किया,
भाई आप सभी जानते हैं सर्दियों के दिनों में बाहर अगर जाके देखें तो ठंडी लगती है, यानी कमरे के अंदर आप अपने बंद रहते हैं तो आपको ठंडी लगती, सॉरी गर्मी लगती, थोड़ी गर्मी महसूस होती है हल्की सी, ठीक है। यानी आपका जो रूम है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, बाहर एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है, खुले वातावरण का तापमान होता है वो कम होता है, ठीक। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, मैं गया, मैंने एक पिचकारी ली, ठीक है, मैंने क्या किया, एक पिचकारी ली, बाहर एटमॉस्फेयर से पिचकारी में हवा भर के लाया, क्या लेके आया, पिचकारी में हवा भर के लेके आया। ये लो फोटो बना देते हैं, डायग्राम, ठीक है। ये मैंने पिचकारी को पीछे खींचा, ठीक है, मैंने पिचकारी से एयर को खींचा, मान लिया ये कितनी थी, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठंडियों के दिनों की बात कर रहे हैं, विंटर की, है ना, मान लिया विंटर के दिन की बात कर रहे हैं, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने पीछे खींचा तो एयर इसके अंदर भरना शुरू हो गई, ठीक है, इसके अंदर आई। इस एयर का टेम्परेचर कितना है अभी, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो बाहर के वातावरण से मैंने एयर खींची, उसका तापमान कितना भाई, जितना बाहर की एयर का होगा, बाहर एटमॉस्फेयर का, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब देखिए मैं इस एयर को जो पिचकारी में मैंने भर ली और मैंने लाके क्या किया, आपके मुंह पे छोड़ दी बाहर, है ना, और आप बैठे थे अपने घर में, कमरे में बैठे थे, तो आपके मुंह पे जब ठंडी ठंडी हवा छोड़ी जाएगी तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा यार ठंडी, यानी जैसा आपके मुंह पे गिलास से भर के पानी डाल दिया ठंडा ठंडा, ठीक है। तो भाई एयर थोड़ी कम ठंडी होती है, लेकिन ठंडी एयर जब आपके संपर्क में आएगी, हवा का झोंका लगेगा ना ठंडी ठंडी, तो वैसी लगेगी आपको, तो आपका चेहरे पर क्या लगेगा, ठंडी, ठीक है, आपको ठंडी महसूस होगी। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये करना चाह रहा हूं कि बाहर से एयर लेके आऊं और आपके मुंह पे छोड़ूं, और आपको क्या लगनी चाहिए, गर्मी लगेगी। कैसे लगेगी देखिए, अब मैंने जो एयर यहां पे भर ली थी, ठीक है, मैंने जो एयर भर ली थी, अब मैंने क्या करा, हाँ मैंने क्या किया, मैंने इसका मुंह बंद कर दिया, मैंने क्या किया, इसका मुंह बंद कर दिया, यहां पे जो एयर थी, एयर फंसी हुई थी, मैंने इसका मुंह कर दिया बंद, और इसको धक्का देके क्या किया, कंप्रेस कर लिया, यानी एयर इतनी सी जगह में सिकुड़ गई, पूरी इतनी सी जगह में सिकुड़ गई। तो यानी कि उसको मैंने क्या किया, कंप्रेस किया, एयर को क्या किया, कंप्रेस किया, दबाया। अब मैंने उसको दबाया तो आप खुद समझ सकते हैं, एयर बाहर से लेकर आया था और उस एयर को मैंने दबा दिया, कंप्रेस कर दिया, तो खुद समझ सकते हैं कि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो यानी उस चीज को मैं गर्म करूंगा तो उसका टेम्परेचर, सॉरी कंप्रेस करूंगा तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी अब जो टेम्परेचर है इसका कंप्रेस करने के बाद इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ गया, मान लिया ये हो गया आपका 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो याद समझ सकते हैं, आप लोग साइकिल में हवा भरते हैं, ठीक है, पंप लेते हैं, हवा भरते हैं ना, तो आप देखिए 2-3 बार आप हवा भरते हैं, जैसे उसको दबाएंगे एयर को तो वो क्या होती है, गर्म हो जाती है, ठीक है। तो यानी किसी चीज का जब प्रेशर बढ़ाया जाता है वो चीज क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, हीटअप हो जाती है। तो उसी तरह बाहर से तो लेके आया था ठंडी ठंडी एयर, लेकिन उसको मैंने जब कंप्रेस कर दिया, यानी उसके ऊपर मैंने वर्क किया, ठीक है, दबाया उसको, तो यानी मैंने वर्क किया, अपनी एनर्जी लूज की, पंप दबाया तो मेरी एनर्जी लूज होगी, वो कहाँ चली गई, वो चली गई एयर के पास। तो यानी अब एयर गर्म हो चुकी है, तो एयर गर्म हो चुकी है कंप्रेस करने के बाद। अब मैं उसको आपके मुंह पे लाके छोड़ूं एयर को, है ना, तो आपको क्या लगेगा, आपको गरम गरम हवा लगेगी, तो आप कहोगे अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा, और कर, ठीक है, तो ऐसा आपको लगेगा। तो वही काम हम यहां पे भी करने जा रहे हैं, देखिए, हाँ, तो आइए, तो वही काम हम यहां पे भी करने जा रहे हैं। यहां से हमने हीट ली, ठीक है, यहां से हीट ली, उसके ऊपर वर्क डन किया, उसको कंप्रेस किया। यहां पे वर्क डन का मतलब क्या है, फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में पीछे क्या लगा होता है, एक कंप्रेसर मशीन से लगी, तो गुरु जब प्लग ऑन करते हैं तो आवाज आती है मशीन से चलने की, तो वो कंप्रेसर ऑन हो जाता है, ठीक है। तो उससे हमने क्या वर्क डन किया, यानी उसको क्या किया हमने, रेफ्रिजरेंट, जो भी गैस उसमें रेफ्रिजरेटर में भरी होती है वो क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। और जब वो कंप्रेस होगी तो देखो भाई 60 किलो जूल एनर्जी तो यहां से दी थी हमने, इससे खींची थी, उसके बाद हमने उसको वर्क डन कर दिया, उसके ऊपर वर्क डन कितना किया, 40 किलो जूल, ठीक है। तो अब देखिए 60 किलो जूल हमने एयर हीट इससे खींची थी, उसको दबा दिया और उसको कंप्रेस कर दिया, तो यानी 40 किलो जूल एनर्जी उसको और दे दी, ठीक है। तो अब ये एनर्जी कितनी हो गई, 100 किलो जूल। अब देखिए जब आपने उसको कंप्रेस कर दिया तो अब इसका टेम्परेचर 35, पहले 35 था, अब आपने उसको कंप्रेस कर दिया तो इसका टेम्परेचर कितना हो चुका है इस समय, इसका टेम्परेचर हो चुका है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी वातावरण के इतना ज्यादा कंप्रेस करते हैं, इतना ज्यादा दबा देते हैं कि बाहर जो गर्मी के माहौल का टेम्परेचर है उससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, इतना कंप्रेस हम करते हैं, ठीक है। तो हमने कितने कर लिया उसको कंप्रेस करते करते, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो ये जो खुला वातावरण है, एटमॉस्फेयर जो कि हाई टेम्परेचर था, ठीक
ठीक है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, यानी खुले धूप में भी रख दो ना आप, जिसका टेम्परेचर 45 डिग्री है, लेकिन हमने इसको कंप्रेस करते 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 इसका टेम्परेचर कितना कर लिया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो 50 से 45 को हीट ट्रांसफर हो जाएगी, यानी जो वस्तु ज्यादा गर्म होगी उससे कम वस्तु वाली कम जगह को हीट ट्रांसफर हो जाएगी। तो इतना कंप्रेस करते हैं हम, इतना दबा देते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है रेफ्रिजरेटर का। अब आइए, ये तो हो गई टेम्परेचर वेम्परेचर की बात। अब सिंपल इसका कुछ फॉर्मूला फाइंड करने की जरूरत करते हैं। तो देखिए 60 किलो जूल मैंने ऊर्जा दी थी, 40 किलो जूल और वर्क डन किया इसको, इससे हीट अब्जॉर्ब की थी, खींची थी, 40 किलो जूल और दिया, ये हो गए टोटल कितनी, देखो इधर से रेफ्रिजरेटर को क्या की, इतनी हीट इसको दी, इतनी ही एनर्जी यहां से मिली। तो ये क्या हो रहा है, दोनों इनपुट इनपुट, दो मशीन को क्या दे रहा है, इन इन, आउट कितना है 100, तो टोटल कितना होगा, तो आप कह सकते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W, ठीक है भाई, जितनी इनपुट होगी उतनी ही आउटपुट होने वाली है, ठीक है। तो या आप कह सकते हैं कि भाई 100 बराबर कितना है, 60 प्लस 40, ऐसे भी कह सकते हैं आप, ठीक। तो इस तरह से, तो यानी फिर से वही यहाँ से वही निकल के आया Q1 माइनस Q2 इक्वल टू W। तो यही चीज यहाँ से भी निकल के आ रही है, यही हमने इंजन में भी पढ़ा था। बस देखिए फर्क क्या रहा, आप खुद सोचिए फर्क क्या रहा इंजन वाले डायग्राम में और इस डायग्राम में। इंजन का डायग्राम क्या था, देखिए देख लीजिए एक बार, ये था इंजन का डायग्राम, ठीक। Q1 Q2 T हायर T लोअर, ये वर्क डन, ये था आपका हीट इंजन, ठीक है। तो हीट इंजन में क्या करते थे, ठीक है, पेट्रोल जलाते थे, डीजल जलाते, जो भी फ्यूल जलाते थे, उससे आपको ऊष्मा मिलती थी, हाइयर टेम्परेचर, जब जलता था बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता था, ठीक है। तो हीट Q1 दी जाती थी, इनपुट ये हो गई थी, है ना, ये इनपुट हो गई थी आपकी, ठीक है। और इतना जब हो जाता था तो बाकी की रिजेक्ट हो जाती थी, कुछ आपको वर्क डन मिलता था, यानी ये आउटपुट हो जाती थी, और ये भी क्या हो जाती थी आपकी Q2 आउटपुट, ठीक है। तो ये जो हीट थी, वेस्ट हीट थी, ये साइलेंसर से निकल जाती थी, गरम गरम गैसे आपने देखा होगा निकलती, ये वर्क डन, यानी मशीन जब रोटेट करते, गाड़ी आगे बढ़ती है तो उतना वर्क डन आपको मिलता था। तो ये इंजन का फोटो हुआ करता था, और ये किसकी इमेज है, रेफ्रिजरेटर की। तो आप देख पा रहे हैं दोनों में क्या परिवर्तन आया, जितने भी एरो लगे थे उनकी डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज। यानी ये हाई टेम्परेचर पे हीट लेती, लो टेम्परेचर पे रिजेक्ट कर देती, हाई टू लो, इजी है, नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ करता था, यहाँ पे अब रेफ्रिजरेटर में हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, जस्ट रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। लो टेम्परेचर की हीट हाई टेम्परेचर को फ्लो करा रहे हैं। चलिए, तो इंजन आप लोगों ने पढ़ा अच्छे से। चलिए अब कुछ और चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसमें समझने की कोशिश। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं रेफ्रिजरेंट, व्हाट इज रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट क्या होता है। तो देखिए आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब फ्रिज चलती है, जब रेफ्रिजरेटर चलता है, तो उसके पीछे जो कंप्रेसर होता है, आपने देखा होगा, प्लग ऑन करते, स्विच दबाते, ठीक है, तो मोटर से चलने की आवाज़ आती है, तो वहाँ पे क्या होता है, कंप्रेसर लगा होता है, ठीक है। और आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर के पीछे, फ्रिज के पीछे एक जाली वाला पार्ट होता है, पाइपलाइंस होती है, ऐसे ऐसे पाइपलाइंस होती हैं, तो उसमें क्या होता है, गैस फ्लो कर रही होती है, उसमें क्या गैस फ्लो कर रही होती है, गैस फ्लो कर रही होती है, ठीक है। तो आइए उसी के बारे में जानते हैं। तो व्हाट इज रेफ्रिजरेंट, ठीक है। रेफ्रिजरेंट पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज रेफ्रिजरेंट, द सब्सटेंस दैट अब्सॉर्ब हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर स्पेस एंड रिजेक्ट्स टू हाई टेम्परेचर सराउंडिंग इज कॉल्ड रेफ्रिजरेंट। यानी रेफ्रिजरेंट ऐसा सब्सटेंस है, सब्सटेंस मतलब मैटर है, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, तो लिक्विड सॉलिड गैस कुछ भी हो सकता है, तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, गैस है। द सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब, जो कि खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है क्या, हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर स्पेस। गैस या रेफ्रिजरेंट क्या है, ऐसा सब्सटेंस है जो कि लो टेम्परेचर, कम तापमान पे जो वस्तु होती है उससे हीट खींच लेता है, यानी उसको और ठंडा कर देता है, स्पेस एंड रिजेक्ट्स, और ही उस हीट को रिजेक्ट करता है, रिजेक्ट कर देता है, फेंक देता है, दे देता है, किसको दे देता है, टू हाई टेम्परेचर सराउंडिंग, ज़्यादा टेम्परेचर पे जो सराउंडिंग्स होती हैं, ठीक है, वातावरण होता है, एनवायरनमेंट होता है, उसको दे देता है, इज कॉल्ड रेफ्रिजरेंट। तो उसको क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेंट। यानी सीधी सी बात समझो, ऐसा सब्सटेंस जो कम टेम्परेचर वाली वस्तु से हीट लेके, उष्मा लेके ज़्यादा टेम्परेचर वाली को दे दे, उसको कहते हैं रेफ्रिजरेंट। यानी जो उल्टा काम कर रहा है, नॉर्मली क्या होता है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ हीट फ्लो होती है, लेकिन रेफ्रिजरेंट क्या काम करता है, लोअर टेम्परेचर वाली से हाइयर टेम्परेचर वाली को हीट दे देता है। तो ऐसा सब्सटेंस जो ये काम करता है उसको कहते हैं रेफ्रिजरेंट। तो आपने अक्सर सुना होगा फ्रिज में, आपके रेफ्रिजरेटर में गैस खत्म हो गई है, गैस लीक हो गई, ठीक है, तो दोबारा गैस फिलअप करानी होती है। अगर जिन्होंने नहीं सुना तो वो लोग समझ लीजिए कि रेफ्रिजरेटर में गैस भरी होती है, एक सब्सटेंस भरा होता है, उस गैस को बोला जाता है रेफ्रिजरेंट, ठीक है। क्या बोला जाता है, रेफ्रिजरेंट। और ये गैस ही, ये रेफ्रिजरेंट ही वो काम करता है, कम तापमानी वाली वस्तु से ज्यादा तापमान वाली वस्तु को हीट फ्लो कराने का काम कौन करता है, रेफ्रिजरेंट करता है,
चलिए अब देखते हैं भाई कैसे करता है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं इसी डायग्राम से। ठीक है, इसी डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो देखो भाई इसको डायग्राम को ऐसा बना लेते हैं आसानी से समझ में आए ताकि आपको। ठीक, तो ऐसा समझिए ये एक पाइपलाइन है। ठीक है, ये पोटैटो सब्जी वगैरह रखी है आपकी, यहाँ से क्या होगा पाइपलाइन है। अब देखो ऐसे समझो जैसे ये डस्टर है। ठीक है, ये डस्टर है, इसके बीचों बीच मैंने होल खोल लिया। ठीक है, क्या खोल लिया? होल खोल लिया, पाइप डाल दिया एक। तो इसको बीचों बीच से एक पाइप डाल जा रहा है, तो उस पाइप में ऐसा समझो बर्फ का पानी, ठंडा ठंडा पानी जा रहा है। ठीक है, तो ये डस्टर क्या होगा भाई, पाइप जब ठंडा होगा, बर्फ का पानी ठंडा है तो पाइप भी ठंडा होगा, पाइप ठंडा होगा तो ये जगह भी ठंडी होगी। और इस जगह पे इस डस्टर के ऊपर, जब ये डस्टर ठंडा हो चुका है, इसके ऊपर मैंने अपना हाथ छू के रखूंगा, हाथ रखूंगा तो मुझे ठंडा लगेगा, यानी जो भी वस्तु मैं इसके ऊपर रखूंगा वो भी ठंडी हो जाएगी। तो इसी तरह क्या होता है, जो गुड्स वगैरह रखी होती है, ये जैसे आपने मान लिया फ्रीजर में ले जाके वस्तुएं रख दी, आपने अक्सर देखा होगा पेप्सी वगैरह, जिसको जल्दी ठंडा करना होता है फ्रीजर में ऊपर वाले पार्ट में ले जाके रख देते हैं। अब वहां पे आपने रखा तो आपको ऐसा थोड़ी ना लगेगा हवा चल रही हो, वहां पे आंधी चल रही हो जो ठंडी हो जाएगी, जी नहीं। तो वो जो एरिया होता है जहां पे आप वस्तुएं रखते हो, ठीक है, तो आप देखिएगा उसके नीचे ऐसे प्लेट के नीचे छू के देखे तो आपको ऐसे उबड़ खाबड़ मिलेगा कुछ। तो उबड़ खाबड़ क्यों होता है? क्योंकि इसके नीचे से क्या जा रही होती है, पाइपलाइंस जा रही होती हैं। इसके नीचे से क्या जा रही होती हैं, पाइपलाइंस। ठीक है, इसके नीचे 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 अंदर अंदर है ना, नीचे 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 वाले पार्ट में क्या जा रही होती है, पाइपलाइंस जा रही होती हैं। ठीक है, और उन पाइप में ठंडा ठंडा रेफ्रिजरेंट, ठंडी ठंडी गैस फ्लो कर रही होती है। तो उससे क्या होता है, जब इस पाइप के अंदर ठंडी ठंडी एयर फ्लो कर रही होती है, गैस फ्लो, सॉरी एयर नहीं, गैस फ्लो कर रही होती है, तो ये एयर जो ये मेटल की प्लेट है जिस पे ऊपर आप ले जाके रखते हो, ये पूरी प्लेट ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो पूरा एरिया क्या हो जाता है, ठंडा, और वहां पे आप ले जाके वस्तुएं रख देते हो तो इसलिए वो भी ठंडी हो जाती है। तो आप कभी आज के बाद छू के देखिएगा, उसके नीचे फ्रीजर वाला पार्ट होता है जहां पे प्लेट होती है वो ऐसे ऐसे, ठीक है, उसके नीचे देखिए आपको बिल्कुल फ्लैट नहीं मिलेगी, आपको उबड़ खाबड़ मिलेगा। ठीक है, वो जैसे उंगलियां होती है ना ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि बीच में से क्या जा रही होती है, पाइपलाइन, तो पाइपलाइन वाला पावर उठा हुआ आपको मिलेगा। तो इस तरह से होता है। तो देखो क्या होगा, यहां से क्या होगा, यहां से आएगा ठंडा ठंडा रेफ्रिजरेंट, यहां से ठंडी ठंडी गैस आएगी, ठंडी ठंडी गैस आएगी, तो इस प्लेट से होकर, इस एरिया से होकर ठंडी ठंडी प्लेट गुजरेगी, ठंडी ठंडी गैस गुजरेगी, रेफ्रिजरेंट गुजरेगा, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, ठंडा। तो यहीं पे आप वस्तुएं रख देते हो जिससे क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक, अब जब ये ठंडा था, आलू था कम टेम्परेचर, सपोज करो ये जो रेफ्रिजरेंट आया, ठीक है, ये था 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और आपने जो वस्तुएं रखी हुई थी वो रखी थी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाली जब गैस, जो रेफ्रिजरेंट है, इस माहौल को ठंडा करेगा, यहां से गुजरेगा, और ये वस्तु किस पे रखी है, 30 डिग्री, तो ये क्या होंगी, ठंडी होंगी। अब जो गैस निकली, क्योंकि इस गैस को, इस रेफ्रिजरेंट को यहां से गर्म वस्तु से थोड़ी सी हीट मिल गई है, तो इसका तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लिया कितना हो गया, 10 से कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, या 30 भी, अधिकतम कितना पहुंच सकता है, 30 पहुंच सकता है मैक्सिमम, तो मैंने मान लिया कितना पहुंच गया, 25। अब 25 हुआ, उसके बाद ये गैस जो पहुंची, पहले ठंडी ठंडी गैस आई 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसने आलू से, सब्जी से हीट ली, इस एरिया से हीट एब्जॉर्ब की, सोखी। उसके बाद अब उसको क्या करें, जो कि टेम्परेचर बढ़ चुका है, अब इसको हमने क्या किया, इस गैस को, इस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस किया, हमने क्या किया, उसको दबाया। कितना किसकी मदद से, कंप्रेसर की मदद से हमने उसको दबाया। और जब वो कंप्रेसर की मदद से दबा, ठीक है, तो क्या हुआ, उसका टेम्परेचर बढ़ गया। कितना बढ़ गया, मान लिया हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना बढ़ गया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर हो गया। इतना ज़्यादा हम उसको दबा देंगे, कंप्रेस कर देंगे, ठीक है, ताकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए। अब देखो ये हायर, ये क्या थी, सराउंडिंग, ये क्या है, आपका एटमॉस्फेयर है। और जब ये रेफ्रिजरेंट यहाँ पहुँचेगा, इस एरिया में पहुँचेगा, तो ये जो प्लेट लगी हुई है, जो एरिया है, ये भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। भाई 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गैस जब इस एरिया से फ्लो करेगी, तो ये एरिया भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, मान लिया 50, और एटमॉस्फेयर कितना है आपका, एनवायरमेंट कितने पे है, मान लिया कितने पे है, ठीक है, तो ये है 45। तो हम उसको इतना ही गर्म करते हैं कि एटमॉस्फेयर से ज्यादा ये गर्म हो जाए। अब सुनो, ये गर्म वाला पार्ट कौन सा होता है फ्रिज में, तो आपने देखा होगा पीछे, ठीक है, फ्रिज के पीछे जाइएगा, रेफ्रिजरेटर के पीछे जाइएगा, वहां पे आपको ऐसा मिलेगा, पाइप 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 पाइप, जाली जाली सी मिलेंगी, है ना, और ऐसे करके पीछे एक बड़ा, जितनी बड़ी फ्रिज होती है, ऊपर से नीचे तक इतना एरिया मिलेगा। स्टील के पाइप होते हैं, कॉपर वगैरह के पाइप होती हैं, ऐसी जाली सी मिलती है, ठीक है। तो ये जो पाइप्स होते हैं, इनमें क्या फ्लो करती रहते हैं, इसमें ये गरम गरम गैस, ये जो रेफ्रिजरेंट था गरम गरम, जो कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, मान लिया है,
ठीक है, ये फ्लो करता रहता है। उससे क्या होता है, जाली वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट जो है पूरा गर्म हो जाता है। आपने ऑब्जर्व कीजिएगा, नहीं है तो आज जाके देख लीजिएगा। ठीक, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाता है, हीटअप हो जाता है, गर्म। अब सुनो, ये गरम गरम वाली जाला पार्ट है, ये तो खुले में रखा रहता है, फ्रिज के अंदर वाला थोड़ी है, ये तो फ्रिज के बाहर वाला है। तो ये एक एरिया, ये एरिया किसके संपर्क में आता है, ये आता है वातावरण के, एटमॉस्फेयर के। और देखो, जब यहाँ से वातावरण की एयर इसके संपर्क में आएगी इस जाली वाले पार्ट के, तो क्या होगा, ये कितने पे है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये कितने पे है, 50 पे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये चीज़ क्या हो जाएगी, ठंडी होगी। ठीक है भाई, एयर जब यहाँ से बहेगी, फ्लो करेगी, तो क्या होगी, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाले का टेम्परेचर कम होगा, कुछ तो कम होगा। ठीक है, तो यानी ये क्या है, ये वही पार्ट है जो कि वातावरण को, एटमॉस्फेयर को हीट रिजेक्ट करता है। तो ये हाइयर टेम्परेचर वाला पोर्शन आपका हो जाता है। ठीक, अब देखिए, तो यहाँ पे हमने पढ़ा किसके बारे में, रेफ्रिजरेंट। यानी रेफ्रिजरेंट क्या होता है, वो वस्तु जो लो टेम्परेचर से हीट लेके हाई टेम्परेचर को फ्लो कराने का काम करता है, उस सब्सटेंस को बोला जाता है रेफ्रिजरेंट। तो आइए स्टूडेंट, अब देखते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। व्हाट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो इससे क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट शॉर्ट फॉर्म में RE, ठीक है, RE के नाम से भी जानते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। ठीक है, तो देखिए क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, यानी हीट का वो अमाउंट जो कि एब्जॉर्ब किया जाता है फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस। रेफ्रिजरेटेड स्पेस जिसको रेफ्रिजरेट करना होता है, यानी जिसको ठंडा करना होता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर, क्योंकि वहां पे हमें लोअर टेम्परेचर बनाना होता है। ठीक, तो देखो क्या है, आप जानते हैं ये हायर टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर है। तो कह रहा है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, यानी इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, ये कितने हीट एब्जॉर्ब करता है, सोखता है, खींचता है फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस, यानी जिस जगह को ठंडा करना है उस जगह से कितने हीट खींचता है, उसका हीट का अमाउंट है क्या, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो देखो क्या है, हम जानते हैं यहाँ पे गुड्स वगैरह रखी होती हैं आपकी, इसी को ठंडा करना होता है। ठीक है, ये आपका हो गया आलू, चलो आलू लिख देते हैं यहाँ पे, आलू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, आलू रखा है, इसको सब्जी रखी है, ठीक है, इसको ठंडा करना है, तो यहाँ से कितनी हीट खींचता है। ठीक है, कितनी हीट खींचता है भाई, Q2। ठीक है, तो ये जो Q2 है, यही है आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है, यही क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यही है। यानी कि जो आपका रेफ्रिजरेंट था, जो गैस थी जो इससे गुजरती थी, ठंडी ठंडी गुजरती थी, तो वो इस लोअर टेम्परेचर स्पेस से जिसको हमें रेफ्रिजरेट करना होता, तो यही वो जगह थी जिसको हमें रेफ्रिजरेट करना होता था, यहाँ से कितना अमाउंट में हीट खींची गई, एब्जॉर्ब की गई, तो कितनी खींची गई, Q2 अमाउंट। ठीक है, तो इसको कहते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और इसी चीज को कहा जाता है डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। यानी रेफ्रिजरेटर से हम यही चाहते हैं, डिजायर्ड मतलब जो हमारी चाहत है, तो हम क्या चाहते हैं, तो हम चाहते हैं क्या भाई, ये जो वस्तु जहाँ पे रखी है वो ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी हो। फ्रीज से हम क्या चाहते हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा करे, ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग करे। ठीक है, तो कूलिंग का हो रही है यहाँ पे, ठंडी चीज़ से और गैस बाहर निकल रही, तो ये और ज़्यादा ठंडी हो रही, तो ये वस्तु और ज़्यादा ठंडी हो रही है, तो कितनी हीट बाहर निकल रही है, यानी कितनी कूलिंग कर रही है, Q2 के बराबर कूलिंग कर रही है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यानी कि Q2। इससे पहले ये चीज़ और आप देख चुके हैं कि Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W। तो देखो ये रेफ्रिजरेटर था, इसमें इन क्या हो रहा है, Q2 इन हो रहा है, इन क्या हो रहा है, W इन हो रहा है, तो इन ये हो रहा है, आउट ये हो रहा है, तो इन और आउट क्या होगी, बराबर होगी। या आप ऐसे भी कह सकते हैं Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W, ये भी हम बता चुके हैं आपको। अब सुनिए, यानी हम किसी भी रेफ्रिजरेटर से, किसी भी फ्रिज से ये चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग करे, यानी उसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। जितना हम तो ये चाहते हैं भाई, प्लग लगाए, पेप्सी की बोतल तुरंत ठंडी हो जाए, कोल्ड ड्रिंक तुरंत ठंडी हो जाए। ठीक है, तो हम तो ये चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये हम डिजायर्ड करते हैं किसी भी रेफ्रिजरेटर से। ठीक है, तो ये हमारी डिजायरनेस है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा गया है इट इज़ द डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। ठीक, चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट चीज ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका COP। ठीक है, COP जिसकी फुल फॉर्म होती है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको बोला जाता है कोएफिशिएंट, यहां पे लिख देते हैं, ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, एक टर्म समझने की कोशिश करें, COP, या इसको बोला जाता है एनर्जी रेशो, कहीं कहीं पे आपको एनर्जी रेशो के नाम से भी मिलेगा। ठीक है, या कहीं कहीं आपको एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो के नाम से भी आपको दिखाई दे सकता है, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो, इस नाम से भी दिखेगा। ठीक है, तो ज़्यादातर बुक में आपको COP कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के नाम से ही दिखेगा। अब देखिए क्या है
तो इंजन में क्या होता था, इंजन की एफिशिएंसी जब हम निकाला करते थे तो उसमें इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाया करते थे इनपुट डिवाइड बाय आउटपुट, ठीक है, सॉरी आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, उल्टा बोल गया मैं, ठीक है। तो किसी भी एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, ठीक है। और आउटपुट कौन सी, क्योंकि इंजन से दो आउटपुट थी, एक बार फिगर देख लीजिए इंजन का, जरा आपको समझ में आ जाएगा तुरंत क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं आपसे। इंजन में ऐसे हुआ करता था, ठीक है, ये हायर टेम्परेचर, ये लोअर टेम्परेचर। तो देखिए मैं क्या करता था, जब मैं एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखता था तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता था आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, ठीक है। तो देखो क्या है इसमें, आउटपुट कौन सी है, तो भाई ये इंजन है, इंजन में इन क्या हो रहा है Q1, आउट क्या हो रहा था W, और आउट क्या हो रहा था Q2। तो मैंने क्या लिया, आउटपुट कौन सी वाली ली थी, जो मैं चाहता हूं, तो इंजन से मैं चाहता हूं वो ज्यादा से ज्यादा काम करके दे, गाड़ी ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े, तो वहां से मैं वर्क डन चाहता था, तो यानी मैं कहूंगा डिजायर्ड आउटपुट, है ना, या इसको क्या कहा जाता था, डिजायर्ड इफेक्ट, ठीक है। तो मैं क्या चाहता था, मैं W चाहता था डिवाइड बाय हीट इनपुट, तो इनपुट कितनी दी थी W, तो ये इस तरह से मैं लिख देता था W/Q1। तो ये चीज ध्यान रखनी है, जो हम लिखते हैं आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, तो आउटपुट अगर दो है तो भाई कौन सी लोगे, तो डिजायर्ड, हम चाहते क्या है उससे, ठीक। इसी तरह रेफ्रिजरेटर, अब देखिए क्या है, यहाँ पे एफिशिएंसी निकाला करते थे इंजन की, मतलब कि जिस इंजन की एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा वो उतना ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है, ठीक है। अब इसी तरह भाई परफॉर्मेंस इसकी कैसे नापी जाएगी, रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस कैसे नापी जाएगी, तो वो नापी जाएगी COP से, जिसका COP जितना ज़्यादा वो रेफ्रिजरेटर उतना ज़्यादा अच्छा, वो फ्रिज उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखिए COP क्या है, तो देखिए COP का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, COP, ठीक है। तो फिर से फॉर्मूला वही है, एफिशिएंसी वाला ही फॉर्मूला, लेकिन इसको एफिशिएंसी क्यों नहीं कहा, इसको भी डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट, ठीक है, फिर से देखिए डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय इनपुट, ठीक है, इनपुट, तो यहां पे इनपुट किसकी फॉर्म में, वर्क इनपुट, तो इसको ऐसे लिख देंगे वर्क इनपुट, ठीक। अब देखिए ये है आपका रेफ्रिजरेटर, तो इस रेफ्रिजरेटर से आप चाहते क्या है, हम ये चाहते हैं यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग हो, ये जगह ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा हो। कूलिंग कितनी होती है, तो यही तो है रेफ्रिजरेशन, कितनी कूलिंग की, जितनी हीट इससे बाहर निकली वस्तु से उतनी ज़्यादा कूलिंग हुई। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है हमारा, Q2, ठीक है। डिजायर्ड इफेक्ट, या इसको हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी कहते हैं, और डिवाइड बाय वर्क इनपुट। अब देखिए तो आप समझ सकते हैं, हम चाहते हैं क्या, डिजायर्ड क्या है, तो ये है डिजायर्ड Q2, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ही हमारा Q2 हुआ करता है, जिसको हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यही हमारा डिजायर्ड इफेक्ट भी है, डिवाइड बाय। अब इसको हम दे क्या रहे हैं भाई, रेफ्रिजरेंट आया, इससे हीट लेके चला गया, हमने क्या दिया मशीन को, है ना, हमने रेफ्रिजरेटर को क्या दिया, तो हमने भाई देखो स्विच दबाया, स्विच से क्या हुआ, वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की, उससे क्या हुआ, कंप्रेसर चला, कंप्रेसर को घुमाया, तो कंप्रेसर को घुमाने में, रन कराने में जितनी एनर्जी खर्च हो रही है वही तो हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो कंप्रेसर को चलाने में क्या लग रहा है, वर्क डन, ठीक है। तो कंप्रेसर कितना वर्क कर रहा है, W, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया W। तो ये हो गया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का, सॉरी COP का फॉर्मूला, Q2/W। अब देखो इसे COP को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई, Q2/W है, ठीक। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं Q2 डिवाइड बाय W को क्या लिख सकता हूं, Q1 - Q2, ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक। तो इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, या अगर आपको टेम्परेचर की फॉर्म में दिया हो, इससे पहले टेम्परेचर के फॉर्म में आपको दिया हो कि टेम्परेचर दिए हैं, ठीक है, तो यानी देखो कभी कभी क्या होता है, अगर ये फॉर्मूला का, ये तो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम टेम्परेचर की फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं, Q2 क्या है हमारा, T लोअर डिवाइड बाय T हायर माइनस T लोअर। तो ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला हो जाता है रेफ्रिजरेटर के COP का। लेकिन एक ध्यान रखना है आपको भाई, हमेशा आप कोशिश किया कीजिए कि Q वाले फॉर्मूले लगाएं, Q और W वाले फॉर्मूले लगाएं जब आपको दिया हो रिवर्सिबल, ठीक है, जब आपको ये शब्द का इस्तेमाल कर दे, आइडियल या परफेक्ट या रिवर्सिबल, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, टेम्परेचर वाला भी, ठीक है। अगर Q1 Q2 कुछ नहीं दिया तो आप टेम्परेचर वाला फॉर्मूला लगा के सिंपली निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो टेम्परेचर्स होते हैं, जितने भी टेम्परेचर्स होंगे वो किस में होंगे, केल्विन में होंगे, किस में होंगे,
केल्विन में होंगे, तो ध्यान रखना है डिग्री सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट में आपको वैल्यू नहीं रखनी है। किस में वैल्यू रखनी है? हमेशा केल्विन में। तो अगर हीट वगैरह दी हो, हीट दी हो, डब्ल्यू दिए हो, इस तरह से दिए हो, तो आप पहले इसी का इस्तेमाल करें। अगर वो सब चीज़ें ना दी हो तब आप टेम्परेचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आइडियल केस में यूज होता है, परफेक्ट केस में। ठीक है, फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि हमेशा हम क्यू वाले के फॉर्मूला का यूज करेंगे। जब कुछ भी ना दिया हो तब टेम्परेचर वाले का यूज करेंगे, या रिवर्सिबल, आइडियल, परफेक्ट ऐसे वर्ड यूज किया हो तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई आपकी COP की वैल्यू। ठीक है, किसकी? रेफ्रिजरेटर का COP। अब ये बताइए इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? मैंने फॉर्मूला लिख के आपको बताया कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, आप खुद सोच सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनी देखिए, COP कोएफिशिएंट, और इसको भाई देखो गलती से कॉप ना बोल देना आप लोग। ठीक है, एग्जामिनर गुस्सा हो जाता है, भड़क जाता है बिल्कुल। ठीक है, कॉप नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है, C यानी कोएफिशिएंट और डॉट ऑफ परफॉर्मेंस, P का मतलब परफॉर्मेंस, तो COP ही बोलना है, इसको कभी भी कॉप नहीं बोल देना। ठीक है, एग्जामिनर गुस्सा हो जाता है, यानी आप समझ लीजिए सांड को जैसे आपने लाल कपड़ा दिखा दिया हो, ऐसा काम हो जाएगा फिर यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसको कॉप नहीं बोलना, COP ही बोलना है आप लोगों को। चलिए, तो COP इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट। अब मैं डेफिनेशन कैसे लिखूंगा, तो डेफिनेशन आपको खुद लिखनी है, मैं एक बार प्रोनाउंस करके दिखा दे रहा हूं आपको, स्पेल आउट कर दे रहा हूं। ठीक है, तो क्या है COP इट इज डिफाइंड एज द रेशियो। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टू द वर्क इनपुट। क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टू द वर्क इनपुट, या आप ऐसे भी कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट टू द वर्क इनपुट। इस तरह से भी आप उस चीज को लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। और हाँ, COP की कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस होता है। क्यों? देखो ऊपर क्या है? हीट, नीचे क्या है? हीट। तो भाई ये किस में आएगी? किलो जूल में, ये भी किस में आएगी? किलो जूल में। तो कोई भी रेशियो, इसके कोई भी यूनिट नहीं होती है। एफिशिएंसी की भी कोई यूनिट नहीं हुआ करती थी, COP की भी कोई यूनिट नहीं हुआ करती है। ठीक, अब ये देखिए COP, इसको नाम क्यों दिया गया? भाई लग तो एफिशिएंसी जैसा ही रहा है। ठीक है, इसको नाम क्यों दिया गया COP का? तो देखिए क्या होता है, जब आप COP निकालेंगे तो कभी कभी ऐसा होगा कि इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाएगी। 1 से ज़्यादा मतलब 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% से ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि एफिशिएंसी की वैल्यू कभी भी 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। इसलिए हमने क्या किया, भाई इसका नाम चेंज कर दो। अगर 100 से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? एफिशिएंसी वो नहीं रह जाएगी। ठीक है, एफिशिएंसी कभी भी 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आ जाती है कभी कभी, और 100% से ज़्यादा आ जाती है, मतलब कहने का ये है, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया नया COP कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तरीका वही है। ठीक है, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय इनपुट, तो इनपुट क्या दी थी? वर्क इनपुट। ठीक है, बस नाम चेंज कर दिया कि भाई COP कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि 1 से टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। देखिए होता क्या है, जब हम मार्केट में कोई बाइक खरीदने जाते हैं, ठीक है, बाइक मोटरसाइकिल खरीदने गए, तो हम क्या कहते हैं, भाई पेट्रोल वाली बाइक चाहिए कि डीजल वाली बाइक चाहिए, गियर वाली चाहिए, ठीक है, या बिना गियर वाले चाहिए, ठीक है, सेल्फ स्टार्ट चाहिए या मैनुअल स्टार्ट चाहिए, किक वाले स्टार्ट चाहिए। तो ऐसे ही क्या होता है जब हम AC खरीदने जाते हैं, ठीक है, क्या खरीदने जाते हैं? AC। ठीक है, तो मार्केट से जब AC खरीदने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, भाई 1 टन की ले लो, 1.5 टन की ले लो, 2 टन की ले लो, या आधे टन की ले लो, इतनी हमारे लिए पर्याप्त रहेगी। ठीक है, तो ये टन क्या होता है? ठीक है, टन क्या होता है? आमतौर पर हम टन, नॉर्मल लोग क्या जानते हैं, ठीक है, जनरल पीपल क्या जानते हैं आज की डेट में, टन क्या होता है, मतलब 1000 किलो को 1 टन बोला जाता है। तो ये क्या AC टन में आती, किलो के हिसाब से आती है क्या? ठीक है, तो ये पॉइंट है जिसको हम क्लियर करना चाहते हैं यार। तो ये टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है? ठीक है, तो 1 टन की AC से क्या मतलब है, 1.5 टन की AC है या 2 टन की AC है, तो इससे हमारा क्या मीनिंग निकलता है, तो वो पॉइंट हम क्लियर करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं। तो बेसिकली ये टन नहीं होता है, एक्चुअली केवल टन नहीं है, ये क्या होता है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इसको हम नॉर्मली टन कह देते हैं। ठीक है, कितने टन की AC ले आओ। ठीक है, तो एक्चुअली वो टन नहीं होता, क्या होता है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी कि TR होता है। ठीक है, तो अब जानते हैं इसको। देखिए टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या है। तो देखिए जो घरों में AC होती है, जो फ्रिज होती है, ठीक है, तो इन AC से हम चाहते क्या है कि वो क्या करे, कूलिंग करे, ठंडा करे। ठीक है भाई, AC से क्या चाहते हैं हम, कूलिंग करे, ठंडा करे, कमरे को ठंडा रखे, जिससे इंसान को गर्मियों के दिनों में काम करने में दिक्कत ना हो, कंफर्ट महसूस हो, आराम महसूस हो। ठीक है, तो ये देखते हैं कि भाई कूलिंग कैसे करती है, और कूलिंग करती है तो भाई वो टन से क्या लेना देना है उसका। ठीक है, तो देखिए जो ये कूलिंग करती है, ठंडा करती है, उसको बोला जाता है रेफ्रिजरेशन। ये जो प्रभाव होता है, जो इफेक्ट होता है, इसको बोला जाता है रेफ्रिजरेशन। टेक्निकल लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में, ये जो कूलिंग, ये जो ठंडक मिल रही है आपको, ठंडापन जो मिलता है, तो साइंस की भाषा में इसको बोला जाता है रेफ्रिजरेशन, यानी ठंडा हो रहा है चीजें। ये इफेक्ट जो होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहलाता है। ठीक है,
तो देखिए रेफ्रिजरेशन वर्ड का मीनिंग आप समझ गए होंगे, आप टन के मीनिंग समझते हैं। तो देखिए जिस तरह से किसी भी चीज की परफॉर्मेंस नापने के लिए या उसके जैसे हम क्या करते हैं भाई, उसने आपको क्या क्या घूसा मारा, कितने न्यूटन फोर्स लगाया, तो कितने न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, या ये भाई ये सब्जी है तो कितने किलो सब्जी हुई, तो उनकी नापने की कोई ना कोई यूनिट हुआ करती है। ऐसे इस रेफ्रिजरेशन को भाई कूलिंग हुई तो कितना ठंडा हुआ, यानी रेफ्रिजरेशन हुआ तो कितना ठंडा हुआ, ठीक है। तो उस ठंडक को नापने के लिए, उस कूलिंग को नापने के लिए एक यूनिट बनाई गई है जिसका नाम है TR, यानी कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। यानी इस ठंडक को, इस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को नापने के लिए जो यूनिट बनी है उसी का नाम है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन TR, जिसको हम आराम से लोकल लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, टन बोल देते हैं। तो ये क्या होती है, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन हुआ करती है बस, ठीक। अब देखिए यूनिट तो है तो भाई नापेंगे कैसे, कितना, ठीक है। तो अब नापेंगे कैसे, है क्या ये, कितनी कूलिंग की, ठंडक को नापेंगे कैसे, तो देखो इट इज द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है। ये क्या होता है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, टन क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यानी कि ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यानी कि कूलिंग, जिसको लोकल लैंग्वेज के लिए समझने के लिए मैंने लिख दिया है कूलिंग। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का मतलब क्या है, कूलिंग, ठीक है। तो इट इज द अमाउंट ऑफ कूलिंग कह सकते हैं आप, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, उसकी मात्रा है, अमाउंट है किसका, जो कूलिंग हो रही है, जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो रहा है उसकी मात्रा है। प्रोड्यूस्ड बाय, और किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, जो कि प्रोड्यूस की जाती है कूलिंग किसके द्वारा, प्रोड्यूस्ड बाय यूनिफॉर्म मेल्टिंग। यूनिफॉर्म मतलब सभी तरह से मतलब यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ भाई, जैसे क्या हुआ, ये हाथ है आपका, ठीक है, एक हाथ की उंगली बड़ी है, दूसरे हाथ की उंगली छोटी है, तो ऐसा नहीं होता, दोनों हाथ की उंगली क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, मतलब एक जैसी होती है। तो कूलिंग हो रही है तो सब जगह एक जैसी हो, गर्मी हो रही तो एक जैसी हो, ठीक है। तो कह रहा है कि इट इज द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यानी ये कूलिंग का प्रभाव है, कूलिंग है जो कि प्रोड्यूस की जाती है, जो कि उत्पन्न की जाती है, यानी ये कूलिंग है, ठीक है, ठंडक है जो हो रही है, जो कि प्रोड्यूस्ड बाय यूनिफॉर्म मेल्टिंग। ये ठंडक कहां से पैदा की जा रही है, जो कि पैदा की जा रही है कहां से, मेल्टिंग ऑफ, मेल्टिंग मतलब पिघलना, ठीक है, पिघलना कौन चीज, 1 टन ऑफ आइस, यानी 1 टन आइस, यानी 1 टन आइस मैंने ले लिया, एक में टुकड़ा लेके आया, ये कितने का है, 1 टन का, बर्फ का टुकड़ा है 1 टन आइस, ठीक है। एक आइस लेके आया 1 टन की, कितने टुकड़ा है, 1 टन, ठीक है। ये टुकड़ा है किसका, आइस का, बर्फ का एक टुकड़ा मैं लेके आया, 1 टन ऑफ आइस फ्रॉम एंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 24 आवर्स, ठीक है। तो ये वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है जो 1 टन बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है, ठीक है। ये टुकड़ा भाई कब पिघलेगा, खुद सोचो, बर्फ है, बर्फ कब पिघलेगी, कब मेल्ट होगी, जब आप उसको गर्मी दोगे, हीट दोगे। आप क्या करते हैं, देखो एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा लेके आओ, आप अपने माथे पे लगाओ, ठीक है, तो क्या होगा, आपके माथे को लगेगा ठंडक, ठंडक लगेगी वहां पे, और बर्फ क्या होगी, पिघलना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपके शरीर की उष्मा, आपके शरीर की हीट बर्फ को मिली, यानी इस आइस को जब हीट मिलेगी तो ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक। अब सुनिए, तो यानी उतनी ठंडक, जितनी, कितनी ठंडक, उतना कूलिंग इफेक्ट, उतना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, उतनी ठंडक जो कि 1 टन का बर्फ का टुकड़ा अगर लिया जाए उसके पिघलने से, ठीक है। तो भाई देखो, इसको जब क्यू दोगे, हीट दोगे, आप हीट को मैंने क्यू से डिनोट किया है, तो इसको जब हीट दोगे तब पिघलेगा, ठीक है। अभी कितने पे था ये, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 1 टन आइस का टुकड़ा जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और वो पिघल जाए, मेल्ट हो, ठीक है, पिघल जाए, किस में बदल जाए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर, ठीक है, ठीक है। तो क्या लिखा है, टन ऑफ आइस फ्रॉम एंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी वो मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, कहां से, फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से पिघले, एंड एट, और कब कहां तक पिघले, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर। भाई आप सभी जानते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ है, वो पिघलेगा तो जाहिर सी बात है वाटर ही बनेगा, वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड का, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो यानी आप कह सकते हैं ये एक फेज चेंज हो रही है, फेज चेंज हो रही है, यानी सॉलिड जो है आइस वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है वाटर में, लेकिन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना है, तो इसको आप कह सकते हैं ये हो रही है आपकी क्या, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट जिसको आप गुप्त उष्मा भी कहा करते हैं। तो इस गुप्त उष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, Q इजिकल टू, सभी लोग जानते हैं क्या होता है, Q इजिकल टू ml। जब कोई भी फेज चेंज हो रही होती है, अवस्था परिवर्तन हो रही होती है, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, ठीक है, या लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, तो वहां पे क्या लगता है, वहां पे लेटेंट हीट का फॉर्मूला लगता है, ठीक है, अवस्था परिवर्तन के दौरान, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर चेंज तो हो नहीं रहा, तो Q बराबर ms डेल्टा टी, डेल्टा टी, जब टेम्परेचर चेंज है ही नहीं तो वो तो लगा ही नहीं सकते। तो जब भी अवस्था परिवर्तन होती है तो उसको कहते हैं हम क्या, कि वो हो रहा है आपका लेटेंट हीट कन्वर्ट हो रही है, लेटेंट हीट का गुप्त उष्मा का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, अब हिंदी लैंग्वेज में समझ, सिंपल लैंग्वेज में समझिए,
अगर 1 टन आइस के टुकड़े को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 1 टन आइस के टुकड़े को मैं आपके कमरे में रख दूं, ठीक है, बर्फ का टुकड़े को, और बर्फ का क्या भाई, आप लोग हो कुछ काम कर रहे हो, कोई मशीन चल रही, कुछ मोबाइल का चार्जर चल रहा है, तो वहां से क्या हो रही है, उष्मा जनरेट हो रही है, वो उष्मा लेके, ठीक है, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, आप मूव कर रहे हो, आपके शरीर की उष्मा है, तो वो क्या कर रहा है, बर्फ, ये 1 टन आइस का टुकड़ा रूम में जितनी हीट है उसको ले रहा है, उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, सोख रहा है, सोखते जा रहा है, और किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, वाटर में, और कमरे को क्या कर देगा वो ठंडा। कमरे को ठंडा कैसे करे, जब कमरे की हीट वो एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा, तभी तो आपको ठंडक महसूस होगी, रूम में ठंडक होगी। तो ये आइस का टुकड़ा, 1 टन आइस का टुकड़ा पिघल जाए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में बदल जाए, तो उस टाइम पे जितनी ठंडक आपको महसूस होगी, जितनी कूलिंग आपको महसूस होगी, उसी को कहा जाएगा 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। समझ में आई बात, ठीक है। यानी 1 टन आइस का टुकड़ा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से पिघलने तक जितनी उष्मा, जितनी ठंडक उत्पन्न करेगा, ठीक है, जितनी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट उत्पन्न करेगा, उस कूलिंग को, उस कूलिंग के अमाउंट को, उस कूलिंग की मात्रा को, उस ठंडक की मात्रा को कहा जाएगा, उस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की मात्रा को कहा जाएगा 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। तो ये तो आपने फील किया, 1 टन आइस का टुकड़ा ला के कमरे में रख लो और जितनी ठंडक उत्पन्न करेगा वो उतनी अमाउंट की ठंडक को कहा जाता है 1 टन, ठीक है। तो ये सिंपल लैंग्वेज में आपने समझा। अब देखिए भाई, वो तो कह दिया, फिजिकली तो आप फील कर रहे हैं उसको, चीज को, अब उसकी भाई कोई क्वांटिटी होगी, मात्रा होगी, ताकि कैलकुलेशन भी तो आसान हो पाए। तो उसको समझने के लिए देखिए क्या होता है, Q बराबर ml, ठीक, और ये भी लिखा है कितने घंटे में, 24 घंटे में, यानी एक दिन के अंदर। उसने टाइम भी निर्धारित कर दिया कि भाई ये काम 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, इन 24 आवर्स। तो अब देखिए क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं Q, उष्मा की मात्रा क्या होती है, जूल होती है, किलो जूल होती है, ठीक। तो देखिए Q इज इक्वल टू M, कितना है, अब देखिए यहाँ पे टन का भी बड़ा खेला है, बहुत बड़ा खेला है टन का। ये जो टन है, ठीक है, तो हमारी नजर में क्या है, अक्सर हम क्या समझते हैं, 1 टन इक्वल टू 1000 किलोग्राम, ठीक है। तो हमारी नजर में क्या है, 1 टन क्या होता है, 1000 किलोग्राम के बराबर होता है 1 टन, ठीक है। इंडिया की बात करें तो 1000 किलोग्राम के बराबर होता है 1 टन। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये जो डेफिनेशन दी गई है इंडिया ने नहीं दी है, ये यूएस से निकली, जनरेट हुई डेफिनेशन है। तो उनके यहाँ, तो यूएस वालों के यहाँ क्या डेफिनेशन चला करती थी, तो यूएस वालों को जो 1 टन हुआ करता है, तो आप जान लीजिए यहाँ पे जो टन इस्तेमाल हुआ वो 1 यूएस टन है। वो क्या है, 1 यूएस टन। और 1 यूएस टन जो होता है वो लगभग इक्वल होता है किसके, 907 किलोग्राम के इक्वल। पॉइंट में भी कुछ वैल्यू होती है, 907 पॉइंट समथिंग, 18 या 16 समथिंग कुछ होता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो 1 यूएस टन, वहां पे अमेरिका का, यूएस का जो टन होता है वो 907 किलोग्राम के बराबर होता है, ठीक है। अब ये समझिए, तो यहाँ पे 1 टन ऑफ आइस अगर कहा जा रहा है, तो आप 1000 किलोग्राम इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से देखो तो ये रख सकते हैं। लेकिन ये जो डेफिनेशन बनी है उसके अकॉर्डिंग तो वो यूएस टन का इस्तेमाल किया गया है, तो वहां पे कितनी होती है, 907 किलोग्राम, ठीक। अब देखिए इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने की कोशिश करता हूं, Q बराबर ml, तो यहां पे रखूंगा 907 किलोग्राम इनटू लेटेंट हीट। लेटेंट हीट होती है 335 किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। और 907 हो गया किलोग्राम आपका, तो किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जो आइस होती है, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जो आइस होती है उसकी जो गुप्त उष्मा होती है, लेटेंट हीट होती है, वो कितनी होती है, 335 किलो जूल पर किलोग्राम होती है, ठीक है। ये डाटा है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, 335 होती है। अब देखिए कितनी वैल्यू आई, तो ये Q की वैल्यू आ गई है भाई, ठीक है, 907 इंटू 335 किलो जूल, ठीक है। तो इतनी ठंडक करता है। लेकिन उसमें एक चीज और दी है, क्या, 24 घंटे में, ठीक है, क्या है, 24 घंटे में। तो इतनी हीट रिलीज हो रही है, लेकिन कितने टाइम में, तो अब क्या करेंगे हम, हीट ट्रांसफर का रेट यानी टाइम से डिवाइड करेंगे 24 घंटे, ठीक है। तो अब ये किस में आ जाएगा, Q, तो ये आ जाएगा देखो 907 इंटू 335 डिवाइड बाई 24 घंटे। तो 24 घंटे से मैंने डिवाइड किया तो ये आ गया किलो जूल पर आवर। किस में आ गया, किलो जूल पर आवर। अब इसको देखिए, मैं क्या जानता हूं कि भाई किलो जूल पर आवर ये मुझे थोड़ा कम कंफर्टेबल लगता है। हम लोगों को क्या ध्यान आता है, वाट, वॉट, किलोवाट, ये हमको ध्यान रखता है। तो हमारे घरों में जो ट्यूबलाइट होती है, मोबाइल होते हैं, लैपटॉप होते हैं, फैन होते हैं, कूलर होते हैं, ये सब किसके होते हैं, वाट में होते हैं, किलोवाट में होते हैं, ठीक है। तो हम इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, किलो जूल पर सेकेंड को बोला जाता है किलोवाट, किलो जूल पर सेकंड को क्या बोला जाता है, किलोवाट। तो मैं इसको यही करने वाला हूं, इसको किलो जूल पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। तो आइए दोस्तों किलो जूल पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूं, तो क्या हो जाएगा,
907 इंटू 335, ठीक। नीचे क्या है 24, 24 क्या है आवर, आवर को मैं सेकंड में पहले 60 से गुणा की, 60 से मल्टीप्लाई की तो ये मिनट में आ गया, फिर 60 से मल्टीप्लाई की तो किस में आ गया, ये सेकंड में। तो ये कैलकुलेशन आप अगर करेंगे तो आप पाएंगे ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 3.51, ठीक है। और आगे 3.51687 समथिंग आएगी, ठीक है। तो मोटी मोटी एक वैल्यू मैं बता दे रहा हूं 3.51 किलोवाट, ठीक है। कितना आ गया 3.51 किलोवाट। अब आप समझिए इस चीज को, इसका मतलब ये हुआ कि 1 टन का मतलब क्या है, जो आप मार्केट से एसी लेने जाते हो 1 टन का मतलब है 3.51 किलोवाट। मोटा मोटा दशमलव के आगे तक, डेसिमल के आगे प्लेसेस तक भी ये वैल्यू है, लेकिन आप सिंपल समझिए 1 टन की अगर आप एसी लेकर आ रहे हैं तो उसका मतलब है 3.51, जिसको आप 3.5, ठीक है, क्या कह सकते हैं 3.5 किलोवाट की एसी भी कह सकते हैं, ठीक। तो ये बात हुई क्लियर कि भाई 1 टन, ठीक है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल टू क्या होता है 3.51 किलोवाट, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यानी कि 1 टन एसी मार्केट से खरीद के ला रहे हैं तो 3.51 3.5 किलोवाट की एसी खरीद के ला रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो अब पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो 1 टन का मतलब क्या है, आधे टन का मतलब है, तो भाई इसको डिवाइड कर लो, आधा कर लो, तो आधे टन के ला रहे हो तो लगभग 1.75 समथिंग कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो इतने टन की आप एसी खरीद के ला, इतने किलोवाट की आप एसी खरीद के ला रहे हो, ठीक है। स्टूडेंट्स अब नया टॉपिक देखते हैं, दैट इज हीट पंप। व्हाट इज हीट पंप, हीट पंप क्या होता है। तो देखिए इमेज दिखाई गई है आपको, फिगर दिखाया गया है यहाँ पे। हीट पंप की डेफिनेशन देख लेते हैं जो बुक्स में लिखी हुई होती है, ठीक है, फिर उसका फिजिकल मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। हीट पंप, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेंटेन हायर टेम्परेचर देन सराउंडिंग। यानी हीट पंप एक ऐसी डिवाइस है जो आपके एटमॉस्फेयर, आपकी सराउंडिंग, आपके वातावरण से ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन रखने में मदद करता है, ठीक है। यानी वो ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, कहाँ का, जिस जगह का आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हमारा रूम ठंडियों के दिनों में, आप क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं ठंडियों के दिनों में बाहर तो सर्दी, अंदर हमारा रूम क्या रहे, गर्म रहे। तो ये कौन सी डिवाइस काम करेगी, तो ये करेगी आपकी हीट पंप। यानी हीट पंप ऐसी डिवाइस है जो बाहर के वातावरण के टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर आपके स्पेस जहाँ आप चाहते हैं वहाँ का बना के रखेगी। कैसे करती है देखिए, फिगर की मदद से समझते हैं इसको। तो देखिए ये इमेज दिखाई गई इसमें। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं हीट पंप से, ये है एक बॉडी, ठीक है, ये आप समझ लीजिए आपका रूम है, ठीक है। ये क्या है आपका रूम, तो ये वो एरिया है जो आपका रूम है, ठीक है। सॉरी रूम नहीं हो गया ये, ठीक है, ये आप समझिए एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है। रूम ये होगा, दैट इज रूम, ठीक। तो मान लीजिए ये आपका रूम है, ठीक है। THH का मतलब हाइयर टेम्परेचर, ये क्या है हाइयर टेम्परेचर, इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे हाइयर टेम्परेचर, ठीक। तो हाइयर टेम्परेचर आप चाहते हैं कि आपका रूम ज्यादा टेम्परेचर पर है, किससे ज्यादा, तो सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है वहां से ज्यादा सराउंडिंग के टेम्परेचर पे रहे, यानी सराउंडिंग से, वातावरण से ज्यादा टेम्परेचर आपके रूम का रहे। ऐसा आप कब चाहेंगे, तो ऐसा आप चाहेंगे सर्दियों में, ठीक। तो देखिए क्या होता है टी लोअर, लोअर टेम्परेचर कहाँ का होता है, तो बाहर का जो टेम्परेचर होता है सर्दियों के दिनों में, वातावरण का जो टेम्परेचर होता है वहाँ बाहर जाते हैं तो ठंडी लगती है, यानी यहाँ का टेम्परेचर कम होता है। तो ये है आपका सराउंडिंग वाला स्पेस। अब आपने क्या किया, ये सराउंडिंग वाला जो है एनवायरनमेंट है, यहाँ का टेम्परेचर कम है, यानी ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। यहाँ से आप क्या करेंगे Q2, यहाँ से हीट लेंगे, कितनी Q2, मतलब कोई अमाउंट है, Q2 क्या है, कोई अमाउंट है, ठीक है, कि भाई 10 किलो जूल ले ली, 20 किलो जूल ले ली, जो भी ले रहे हैं, ठीक है। तो इस लोअर टेम्परेचर से आपको हीट लेनी है। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, तो देखो भाई जैसे क्या होता है सर्दियों के दिन में बाहर जाएंगे, मैंने एक पिचकारी में क्या किया, हवा खींची, बाहर गया वातावरण खुले मौसम में गया, मैंने पिचकारी में हवा खींची तो उस पिचकारी के अंदर ठंडी ठंडी एयर भर चुकी है। क्या भर चुकी है, ठंडी ठंडी एयर। अब देखिए उस एयर का भी कुछ तो टेम्परेचर होगा, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 0 डिग्री, -2 डिग्री, कुछ तो होगा, ठीक है। लेकिन उसका टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री केल्विन तो नहीं है ना, 0 केल्विन तो नहीं है उसका टेम्परेचर, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि भाई सभी वस्तुओं कोई ना कोई टेम्परेचर होता है, 0 केल्विन पे सारी वस्तुएं क्या हो जाएंगी, फ्रीज आउट हो जाएंगी, सब कुछ बचेगा ही नहीं 0 पे। तो 0 केल्विन टेम्परेचर तो पॉसिबल नहीं है, यानी 0 केल्विन से हर बॉडी का टेम्परेचर कुछ ना कुछ ज्यादा होता है। एब्सोल्यूट 0 किसी बॉडी का टेम्परेचर नहीं होता है, ठीक है। तो भाई बाहर की जो एयर है उसका भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। अगर कुछ ना कुछ टेम्परेचर है तो उसका सीधा सा मतलब है कि भाई उसके पास कुछ ना कुछ हीट है,
ठीक है। जैसे कि आप समझिए, मैं आपसे बात करूं कि जैसे क्या है, एक आदमी हीटर रखा, हीटर पे ताप रहा, तो हीटर का टेम्परेचर इंसान से ज़्यादा है, ठीक है। अब आप समझिए, हीटर के पास भी हीट एनर्जी है। अब हीटर का टेम्परेचर जब इंसान से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना ह्यूमन के पास, इंसान के पास एनर्जी नहीं, हीट एनर्जी है ही नहीं, उसका टेम्परेचर भी 37 है, उसके पास भी एनर्जी रहती है। तो हर टेम्परेचर, कोई ना कोई वस्तु, कोई भी वस्तु हो, किसी ना किसी टेम्परेचर पर रहती है। अगर वो किसी भी टेम्परेचर पे है, उसका टेम्परेचर 5 डिग्री है, जब 50 डिग्री है, कुछ भी है, तो कुछ ना कुछ हीट एनर्जी उसके पास होगी। तो हमने वातावरण से पिचकारी भर के हवा खींची, ठंडी ठंडी एयर खींची, हमारे कंपेरिजन हमें लग रहा है कि वो ठंडी है, ठीक है, लेकिन उसका टेम्परेचर जीरो तो नहीं, जीरो से तो कुछ ज्यादा है, तो यानी उसके पास कुछ ना कुछ हीट थी। तो हमने जो एयर खींची पिचकारी में, ठीक है, उस टाइम उसके पास कितनी हीट थी, मान लिया Q2 थी, ठीक है, मान लिया कितनी थी, Q2। चलिए, इसको मैंने मान लिया, कोई अमाउंट में मान लेता हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू से जल्दी समझ में आएगा शायद, ठीक है। इसको मैंने मान लिया कितना, 30 किलो जूल, ठीक है। बाहर से जो आपने ठंडे स्पेस से, ठंडी जगह से आपने जो एयर खींची, उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी थी। क्यों थी? क्योंकि उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर था, ठीक है। तो उससे आपको एनर्जी मिली कितनी, 30 किलो जूल एनर्जी मिली। अब सुनिए, जब उसको 30 किलो जूल एनर्जी मिली, अब आपको क्या करना है, उस एयर को कंप्रेस करना है, पिचकारी को दबाते चले जाना, पिचकारी का मुंह आगे से बंद कर लेना और दबाते चले जाओ, तो क्या होगा, वो एयर हो जाएगी कंप्रेस। एयर क्या हो जाने वाली है, कंप्रेस। अब आप बताइए, जब एयर को आप कंप्रेस करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? तो आप समझ सकते हैं कि जब एयर को कंप्रेस किया जाएगा, दबाया जाएगा, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर ये जो मैंने लिखा है W, इसका मतलब अब वर्क डन, उसके ऊपर हम वर्क डन करेंगे, मतलब हाथों से मैन्युअली एनर्जी देके उसको दबाते चले जा रहे, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। कितना दबाया, ठीक है, तो मैंने कितना दबाया, 70 किलो जूल। 30 किलो जूल ठंडी एयर के पास एनर्जी थी, मैंने उसके ऊपर 70 किलो जूल वर्क किया और 70 किलो जूल वर्क किया, ठीक। तो अब उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो गई, जो एयर कंप्रेस हो चुकी है उसकी एनर्जी कितनी हो चुकी है, एयर कह लो या रेफ्रिजरेंट जो इसके अंदर फ्लो करता है, उसकी एनर्जी कितनी हो चुकी है, उसकी एनर्जी हो चुकी है अब कितनी, 100 किलो जूल, ठीक है भाई। 30 पहले सी थी, 70 का उसके ऊपर वर्क कर दिया, अब उसकी एनर्जी कितनी हो चुकी है, 100 किलो जूल। और ये 100 किलो जूल एनर्जी किसको देनी है, TH। रूम में जाके आप लेफ्ट कर दीजिए, यानी एयर लीजिए, पिचकारी में भरिए, अब उसको दबाइए, दबाने के बाद जब वो गर्म हो चुकी है, अब कमरे में छोड़ दीजिए, तो कमरा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कमरे का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, कहां से, बाहर के टेम्परेचर से। कौन सी एयर छोड़ी, देखो ठंडी वाली, लेकिन क्या वर्क डन किया ना हमने उसके ऊपर, कंप्रेस किया उसको, तो इस वजह से क्या हुआ, उसका एनर्जी लेवल बढ़ गया, हीट एनर्जी का अमाउंट बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया। और इस गरम गरम एयर को हम कहां छोड़ देंगे, ले जाके रूम में, तो रूम क्या हो जाएगा हमारा, हीट अप हो जाएगा, यानी बाहर के टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे आ जाएगा। बाहर की एयर को ही लेके, एटमॉस्फेयर की एयर को लेके हमने देखिए ये काम कर डाला, ठीक है। तो ये जो स्पेस होता है आपका रूम है, या वो स्पेस है जिसको आप हीटअप रखना चाहते हैं, गर्म रखना चाहते हैं, सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे आप रखना चाहते हैं। तो ये हो गया आपका एक कॉन्सेप्ट किसका, हीट पंप का। अब देखिए, सेम चीज हम लोग करते थे, सेम चीज क्या करते थे, जब हम ये क्या करते तो यहाँ पे क्या हुआ करता था, यहाँ पे हुआ रेफ्रिजरेटर का यूज करते थे, तो डिजायर्ड इफेक्ट ये हुआ करता था, ठंडी चीज को और ठंडी, यानी बाहर की जो एयर थी उसको ठंडी क्या करते थे, तो यानी कूलिंग हुआ करती थी यहाँ पे, तो ये करते थे हम यहाँ पे ठंडा, तो इसलिए ये क्या था, यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट हुआ करता था रेफ्रिजरेटर का। लेकिन अब हीट पंप से हम क्या चाहते हैं, हीट पंप से चाहते हैं कि हमारा रूम ज्यादा से ज्यादा गर्म रहे। हम क्या चाहते हैं, हमारा रूम क्या रहे, ज्यादा से ज्यादा गर्म रहे। तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, अब देखिए, हीट पंप के लिए भी COP का फॉर्मूला होता है, COP यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, जो कि हम रेफ्रिजरेटर में पढ़ चुके हैं। तो देखिए COP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं, डिजायर्ड इफेक्ट एक ही फॉर्मूला है सभी उसका, डिजायर्ड इफेक्ट, ठीक, डिवाइड बाय वर्क इनपुट, ठीक, आप समझिए चीजों को, यानी आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। आउटपुट कौन सी होती है, जो हम चाहते हैं, डिजायर्ड, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आउटपुट हमेशा ना बोला करिए, क्या, डिजायर्ड, जो हम चाहते हैं। तो देखिए हम क्या चाहते हैं हीट पंप से, कि ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी रूम के अंदर जाए, रूम गर्म हो, तो यानी क्या हो गया, Q1 डिवाइड बाय वर्क इनपुट। और इनपुट हम क्या दे रहे हैं, तो देखिए इनपुट Q2 भी दे रहे हैं, इनपुट W भी दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास से क्या खर्च हो रहा है, हमारे पास से तो W खर्च हो रहा है, ठीक है, तो ये W, ठीक है, तो ये हो गया Q1 डिवाइड बाय W। अब देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, Q1 डिवाइड बाय Q1 माइनस Q2, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां से, देखिए Q2 प्लस W इजकल टू Q1, सीधे सीधे देख पा रहे हैं, इन होने वाली चीजें बराबर आउट होने वाली चीजें, यानी कि Q1 इजिकल टू Q2 प्लस W देख पा रहे हैं आप,
या आप ऐसे कह सकते हैं Q1 माइनस Q2 इजगल टू W। तो इस तरह से भी चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो सीधे सीधे हम W को क्या लिख दिए, Q1 माइनस Q2 इस तरह से लिख दिए। तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या इसको मर्ज करके अगर मैं एक साथ लिखूं तो आप लिख सकते हैं Q1 डिवाइड बाई W, या Q1 डिवाइड बाई Q1 माइनस Q2, या इसको अगर आइडियल केस है, परफेक्ट केस है, तो इसको रिवर्सिबल ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं T हाइयर डिवाइड बाई T हाइयर माइनस T लोअर, यानी हीट को टेम्परेचर के टर्म में भी चेंज कर सकता हूं। Q2 कहां से आ रही है, T लोअर वाले से आ रही है, Q1 कहां जा रही है, T हाइयर वाले को जा रही है। तो यानी मैं टेम्परेचर की फॉर्म में लिख सकता हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा टेम्परेचर वाला फॉर्मूला तभी अप्लाई करना है जब उसमें आपको आइडियल है, रिवर्सिबल है, ठीक है, परफेक्ट है, ऐसी कोई चीज़ दी हो तभी इस्तेमाल करना है। नहीं तो आप सिंपल Q1 Q2 वाला फॉर्मूला और W वाला फॉर्मूला ही आप लोग इस्तेमाल करेंगे। और टेम्परेचर जो भी है वो कैपिटल मैंने लिखा है, इसका मतलब सीधा सा सारे टेम्परेचर आपको केल्विन में लिखने हैं। और जिनको केल्विन में कन्वर्ट नहीं आता करना तो देख लीजिए, अगर लिखा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 + 273 यानी कि 283 केल्विन। ठीक है, तो यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड में अगर 273 ऐड कर देते हैं तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए ये था आपका बेसिकली हीट पंप। और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो आपने इसका इस्तेमाल आम जिंदगी में यहाँ पे इंडिया में बहुत कम होता है, लेकिन हाँ इसका इस्तेमाल ऐसी जगह बहुत होता है जहाँ पे सालों साल ठंडी पड़ती रहती है, लगभग साल भर ठंडी पड़ती है। तो ऐसी जगह इस्तेमाल करते हैं किसका, हीट पंप का। और आप जान लीजिए आपका जो घरों का रेफ्रिजरेटर होता है, जो फ्रिज होती है, उसके पीछे वाला पार्ट होता है जो कि गर्म होता है, तो वो यही होता है। ठीक है, कंडेंसर वाला पार्ट जो होता है, जो गर्म होता है, वो यही वाला पार्ट होता है। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि आप लोग अगर क्या करो, आप लोगों ने अगर रेफ्रिजरेटर का जो पार्ट है ये वाला, इसको अगर कमरे के अंदर रख दिया, ठीक है, ये जाली वाला जो पार्ट है इसको कमरे के अंदर कर दो, पूरी फ्रिज को बाहर कर दो, तो ये चीज क्या करेगी, रूम को गर्म करने लगेगी। तो यही रेफ्रिजरेटर को ही आप अपने फ्रिज को ही हीट पंप की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि रेफ्रिजरेटर का जो कंडेंसर जाली वाला पार्ट है, पीछे पीछे वाला पार्ट है, उसको रूम के अंदर कर दो तो वो हमेशा क्या करेगा, गर्म। यानी सर्दियों के दिनों में वो जाली वाले पार्ट को कमरे के अंदर रख दो, फ्रिज को रख दो बाहर, ऐसे पाइपलाइन जोड़ के, तो वो क्या करेगा, रूम को गर्म करेगा, हीटअप करेगा। तो ये आपका हीट पंप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सीओपी का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, इस तरह से इन चीजों को हम पढ़ें। तो आइए स्टूडेंट्स अब तीनों को एक साथ देखते हैं, हीट इंजन, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, तीनों को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या है, पहले हीट इंजन में चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए हीट इंजन क्या करता है, जो भी फ्यूल जलता है, पेट्रोल, डीजल वगैरह, सीएनजी वगैरह, जो भी फ्यूल जलता है, तो जलने से जो हीट एनर्जी जनरेट होती है दैट इज Q1। ठीक है, तो ये हीट एनर्जी क्या होती है, हाई टेम्परेचर होती है। फ्यूल जब जलता है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हाई टेम्परेचर से क्या करता है, हाई टेम्परेचर जो सोर्स होता है जहाँ पे वो जल रही होती है, वहां सिलेंडर के अंदर से क्या करती है, Q1 अमाउंट में हीट लेता है। मान लिया कितनी एनर्जी ली, 100 एनर्जी ली, ठीक है, 100 किलो जूल एनर्जी ली। ठीक है, इतनी एनर्जी क्या होती है, इंजन को दी जाती है। बदले में इंजन क्या करता है, मान लो सो 60 यूनिट किलो जूल वर्क डन दे दिया, यानी इंजन को क्या किया गया, 100 किलो जूल एनर्जी दी गई, उसने बदले में 60 किलो जूल का काम करके आपको दे दिया, वर्क डन आपको प्रोवाइड करा दिया। मतलब गाड़ी इतनी आगे बढ़ गई। ठीक है, कितने वर्क से, 60 किलो जूल से। बाकी का क्या, जो 100 हमने दी थी, बाकी की जो 40 बची उसका क्या, तो बाकी की 40 रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट हो गई मतलब एटमॉस्फेयर को चली गई। ठीक है, एटमॉस्फेयर को चली गई, क्योंकि आपने देखा होगा साइलेंसर से क्या होती है, गरम गरम गैसेस निकलती रहती है, तो हीट ही तो रिजेक्ट हो रही है, हीट ही तो बेकार जा रही है, वेस्टेज हो रही है। तो 40 क्या हो गई, लो टेम्परेचर सोर्स, लो टेम्परेचर यानी एटमॉस्फेयर को चली जाती है। ठीक है, तो ये होता है आपका 40 किलो जूल रिजेक्ट हो गई। तो देखो अब इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं तो देखो अब आप सीधे सीधे देखिए, यहां से सीधे सीधे आप देख पा रहे हैं कि 40 + 60 = 100, आप सीधे सीधे देख पा रहे हैं। ठीक है, या आप ऐसे कह लो, देखो इन क्या हो रहा है सिस्टम में, इन क्या हो रहा है Q1, आउट क्या हो रहा है W और Q2। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं यहाँ पे कि भाई Q1, ठीक है, ये क्या हो गया Q1 और ये क्या हो गया Q2 + W। तो या आप सीधे सीधे कह सकते हैं Q1 - Q2 = W। ठीक है, तो ये टर्म हम याद रखेंगे, आगे वो सभी में काम आने वाला, तीनों में सेम फॉर्मूला बनेगा तीनों में। देखो यहाँ पे भी क्या है, Q1 एक ही आउट है, बाकी 2 इन हो रहे हैं, तो Q1 बराबर हो जाएगा Q2 + W के। यहाँ पे भी सेम चीज। ठीक है, देखो क्या होगा, Q1 आउट हो रहा है, इन क्या हो रहा है W और Q2, तो Q2 + W बराबर Q1, तो सेम रिलेशन सभी में बनेगा। अब देखिए इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो हीट इंजन की एफिशिएंसी या किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं, आउटपुट
डिवाइड बाय इनपुट। क्या निकालते हैं? आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। अब देखो भाई इस इंजन में आउटपुट क्या है, तो देखो इन हो रहा है Q1, आउट क्या हो रहा है W और Q2। तो आपको ध्यान रखना आउटपुट वो वाली लेनी है जो हम डिजायर्ड है, जो चाहते हैं, ठीक है। तो इंजन से हम क्या चाहते हैं? इंजन से ये थोड़ी ना चाहते हैं साइलेंसर से गैसेस वेस्ट होती रहे, ज्यादा से ज्यादा वेस्ट। हम क्या चाहते हैं? वर्क डन। हम क्या चाहते हैं? वर्क डन चाहते हैं कि गाड़ी ज्यादा से ज्यादा काम करके दे। तो डिजायर्ड वाली आपको आउटपुट लेनी है डिवाइड बाय इनपुट। इनपुट क्या की थी? Q1, ठीक है। तो इस तरह से, या आप ऐसे भी कह सकते हैं भाई इसको, देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से लिख सकता हूं W को Q1 माइनस Q2। देखो लिख सकता हूं क्या? W को Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। तो ये क्या बना आपका? ये बन गया आपका 1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। इस तरह से बन जाएगा, देखो, ठीक है। Q1 डिवाइड बाई Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। तो इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा। अब सुनो, तो ईटा इज इक्वल टू क्या आ गया है? मैं क्या कह रहा हूं? 1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 माइनस TL डिवाइड बाई TH। देख लीजिएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी कि जो हीट का रेशो है, ठीक है, जो हीट का रेशो होता है, अगर नीचे नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ इंजन, ठीक है, क्या आई हमारी? ये आई 1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस TL डिवाइड बाई TH, ठीक है। ये आपकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला आया। जब देखिए ये टेम्परेचर की फॉर्म में, यानी कि जो हीट का रेशियो है, हीट का अनुपात है, उसको मैंने टेम्परेचर के अनुपात में लिख दिया। तो आपको ध्यान रखना ये टर्म हीट के रेशियो को टेम्परेचर के रेशियो में तभी कन्वर्ट कर सकते हो जब आपको दिया हो इंजन रिवर्सिबल है, या इंजन आइडियल है, या इंजन परफेक्ट है। ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल उसने किया हो तभी आपको टेम्परेचर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नहीं तो आपको सिंपली केवल हीट के रेशियो में और वर्क के रेशियो में ही काम करना है। चलिए अब देखते हैं, आते हैं किस पर? रेफ्रिजरेटर पे। अब किसकी ओर मूव करते हैं? अब हम मूव करते हैं रेफ्रिजरेटर की तरफ। तो देखो पहले जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर से हम चाहते क्या है, डिजायर्ड क्या है। तो देखिए रेफ्रिजरेटर है लोअर टेम्परेचर, फ्रीज है लोअर टेम्परेचर पे। ये वाला पोर्शन क्या है? लोअर टेम्परेचर पे। यहां समझो क्या लिखा है? पोटैटो रखा है, ठीक है, पोटैटो रखा है, आलू रखा है। तो हम क्या चाहते हैं? सब्जी है ज्यादा से ज्यादा ठंडी हो, ज्यादा से ज्यादा कूलिंग हो इसकी, ठीक है। तो कूलिंग कब होगी? जब इस गुड्स से, ये जो वस्तुएं रखी हैं, गुड्स वगैरह रखी हैं जो भी हैं, उनसे हीट ज्यादा से ज्यादा निकल के बाहर जाएगी। तो आपके शरीर से हीट बाहर निकलती है तो आपको ठंडा फील होता है। इसी तरह से यानी हम चाहते हैं कि ये वाला एरिया जो है ज्यादा से ज्यादा कूल रहे, ज्यादा से ज्यादा ठंडा रहे, यानी यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यानी अमाउंट ऑफ कूलिंग ज्यादा से ज्यादा हो। तो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? Q2। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? Q2। हम चाहते हैं कि Q2 ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक। और बदले में हमें क्या देना पड़ रहा है? हम उस पे ये जो Q2 अमाउंट में हीट निकल है, हम उसको कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, जिससे वो और ज्यादा गर्म हो जाती है और Q1 हीट रिजेक्ट हो जाती है और Q1 क्या हो जाती है? हाईयर टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि हमने उसके ऊपर वर्क डन किया। Q2 जो आई थी हमने उसको दबाया, कंप्रेस किया, उसके ऊपर वर्क डन किया, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ गया और वो Q1 हाईयर टेम्परेचर को रिजेक्ट हो गई। अब सुनिए, तो COP ऑफ किसका? रेफ्रिजरेटर का COP क्या है? डिजायर्ड इफेक्ट, ठीक है। डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ही है, डिवाइड बाय वर्क इनपुट। तो वर्क इनपुट क्या है यहाँ पे देखिए आप खुद से, ठीक है, खुद ही आइडिया लगा सकते हैं। देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट Q2 डिवाइड बाय वर्क इनपुट क्या है? तो W है, ठीक, ये हुआ। अब देखिए COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, फिर से मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे Q2 अपॉन W, ठीक है, क्या आए? Q2 अपॉन W। Q2 अपॉन W को आप ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। या फिर कह रहा हूं टेम्परेचर के टर्म में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं TL डिवाइड बाई TH, यानी T हाइयर माइनस T लोअर, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन टेम्परेचर वाला कब लिखना है आपको? जब रिवर्सिबल दिया हो, आइडियल दिया हो या परफेक्ट दिया हो, तभी आप ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल Q और W के रेशियो में ही काम करें, ठीक। अब सुनिए, ये हुआ COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। इसको मैंने एफिशिएंसी लिखा है, इसको मैंने COP लिखा, क्योंकि क्या होता है COP की वैल्यू कभी कभी 1 से भी बड़ी आ जाती है, यानी ये पॉसिबल है कि COP की वैल्यू क्या है? 1 से ज्यादा आए। तो 1 से ज्यादा आ जाएगी, यानी उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई सपोज करो 1.5 आ गई, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 150% आ जाएगा। तो एफिशिएंसी तो 150% हो नहीं सकती है, क्योंकि ये COP की वैल्यू 100% से ज्यादा आ जाती है, इसलिए हम उसको एफिशिएंसी का नाम नहीं दे सकते। इसलिए हमने उसको क्या नाम दिया? COP, यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये हमने उसको नाम दिया है। चलिए दोस्तों, ये नाम दिया, अब आगे चलते हैं। COP निकालते हैं किसका? हीट पंप का। चलिए COP ऑफ हीट पंप निकालने की कोशिश करते हैं। इस पे लिख देते हैं COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। अब देखिए ये हमारा हीट पंप से क्या कर चाहते हैं कि वो हीट करे, गर्म करे किस जगह को? जिस जगह को हम चाहते हैं, रेफ्रिजरेटर से चाहते हैं वो ठंडा करे किसी स्पेस को, किसी जगह को। हीट पंप से चाहते हैं हम क्या? वो हीट करे किसी स्पेस को, किसी जगह को। तो देखो ये है,
गर्म करेगा तो वहां का टेम्परेचर क्या रहेगा, ज्यादा। तो ये आपका सपोज कर लो रूम है, ठीक है, ये क्या है, रूम। सर्दियों के दिनों की बात हो रही है, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपका रूम जो है वो गर्म रहे, कहां से गर्म, एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग से गर्म रहे, ठीक है। तो ये आपका रूम है, तो गर्म कब रहेगा भाई, हाईयर टेम्परेचर पे हीट आएगी तब तो गर्म रहेगा। यहाँ तो लो टेम्परेचर, तो ये तो गर्मी वाला स्पेस है नहीं जगह, तो ये वाली जगह है, तो ये वाला स्पेस आप क्या चाहते हैं, ये गर्म रहे। तो आप गर्म रहे तो यानी आप क्या चाहते हैं, Q1, यानी ज्यादा से ज्यादा हीट यहां पे आए। तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो गया आपका, फॉर्मूला लिखेंगे, डिजायर्ड इफेक्ट, ठीक है, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट। क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। तो देखिए डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, तो हम चाहते हैं Q1 ज्यादा से ज्यादा गर्म हो, ठीक है, COP ऑफ हीट पंप की वैल्यू चल रही है, डिवाइड बाय वर्क इनपुट क्या हुआ, W। अब देखिए ये हुआ ये आया फॉर्मूला। अब देखिए फॉर्मूला सिंपल आ गया, यानी तीनों के फॉर्मूले तो सिंपल आ गए। अब हम क्या करने वाले हैं, इन तीनों फॉर्मूले में कुछ ना कुछ रिलेशन बिठाने वाले हैं कि भाई एक चीज का पता चले कर तो ये भी निकाल दिया करें, वो भी निकाल दिया करें, ठीक है। तो ऐसा कोई रिलेशन हम निकालने वाले हैं इसमें। तो देखिए क्या करेंगे, तो ये सभी लोग जान चुके हैं कि भाई Q1 माइनस Q2 बराबर क्या होता है, Q1 माइनस Q2 क्या होता है, W होता है। आइए अब देखते हैं। देखिए ऊपर वाला जो Q1 है, उस Q1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, Q2 प्लस W। Q1 को क्या Q2 प्लस W लिखा जा सकता है। देखिए ये क्या लिखा था, Q1 माइनस Q2 बराबर W, और ये फॉर्मूला सभी में वैलिड है, देख लीजिए। W Q2 दोनों ऐड हुए और निकला क्या Q1। तो आप कह सकते हैं कि Q1 बराबर Q2 प्लस W। तो मैंने यहां से क्या देखा, मैंने Q1 को क्या लिख सकता हूं, Q1 को मैं क्या लिख सकता हूं, Q2 प्लस W देखिए लिख सकता हूं। चलिए अब देखिए मैंने क्या किया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, थोड़ा इसको ब्रेकअप किया, तो ये क्या हो गया, Q2 डिवाइड बाई W प्लस W डिवाइड बाई W, ठीक। अब ये क्या आ गया, COP ऑफ हीट पंप, यही चल रहा है, तो ये क्या आ गया, आप देखिए Q2 डिवाइड बाई W प्लस W डिवाइड बाई W, ये कितना आ गया 1, ठीक है, ये कितना आ गया 1। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम। अब जरा वहां जाके देखिए रेफ्रिजरेटर के COP का फॉर्मूला क्या था, ठीक है। तो ये देखिए रेफ्रिजरेटर के COP का फॉर्मूला क्या था, Q2 अपॉन W, क्या था, Q2 अपॉन W। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू Q2 अपॉन W की जगह क्या लिख दूं, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। तो इस तरह से ये रिलेशन आ गया किसमें, हीट पंप के COP में और रेफ्रिजरेटर के COP में रिलेशन आ गया, ठीक। ये चीज आपने ऑब्जर्व की। एक चीज और ऑब्जर्व कीजिए आप, ये देखिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखिए क्या आ रहा है, ठीक है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखिए, इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, W अपॉन Q1। COP ऑफ हीट पंप देखिए क्या है, COP ऑफ हीट पंप देखिए क्या है, Q1 अपॉन W। तो देखिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला है W अपॉन Q1 और हीट पंप का फॉर्मूला है Q1 अपॉन W, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उल्टे हैं, रिवर्स हैं जस्ट, ठीक है। तो आप कह सकते हैं COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ऐसे भी आप कह सकते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इक्वल टू 1 अपॉन COP ऑफ हीट पंप, ठीक है। इस तरह से भी आप चीजों को कह सकते हैं, लेकिन कब, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, इनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कुछ। कब आप तब कह सकते हैं जब इसी हीट इंजन को एज ए रेफ्रिजरेटर यूज किया जा रहा हो। ध्यान रखिएगा, जब इसी वाले हीट इंजन को रेफ्रिजरेटर हीट पंप की फॉर्म में यूज किया जा रहा हो तभी रिलेशन वैलिड है। इसी तरह ये जो फॉर्मूला है COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1, इसका मतलब ये है इसी वाले रेफ्रिजरेटर को जब हीट पंप की तरह यूज किया जा रहा हो, या इसी हीट पंप को किसकी तरह यूज किया जा रहा हो, रेफ्रिजरेटर की तरह, तभी ये फॉर्मूले काम करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप रेफ्रिजरेटर कोई और ले रहे हो, ठीक है, और हीट पंप कोई दूसरा, दोनों की कंपैरिजन करो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हीट पंप भी वही होना चाहिए और क्या कहते हैं रेफ्रिजरेटर उसी को यूज कर रहे हैं, तब ये फॉर्मूले वैलिड हैं, नहीं तो ये वैलिड नहीं है। तो ये फॉर्मूले हैं, कुछ आए हैं तो आपके एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, तो इन चीजों को आप बिल्कुल भूलना नहीं है, ध्यान रखना।